अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त पूरी कौम सीना तान के कह रही है कि हमारा अरशद नदीम जो है वो ओलंपिक के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। यूफोन 4G और पीटी सेल ने अपनी इस कैंपेन सीना तान के थ्रू अरशद नदीम जो कि हमारे कौमी हीरो है उसको खराज तहसीन पेश किया और ये बताया है कि जब इंसान के अंदर हिम्मत और अज़्म हो और वो कुछ करना चाहता हो, उसने एक बार ठान लियो तो चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों इंसान उन हालात से निकल आता है। ये वो टाइम होता है जब आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है, आपको समझ में नहीं आती और एकदम से आपको रोशनी की किरण नज़र आती है, देन आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त मेरे लिए, आपके लिए, हमारी पूरी कौम के लिए अरशद नदीम वो ही एक रोशनी की किरण है और हम बहुत 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 एक्साइटेड है वो इस तरह से क्योंकि ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद हम फाइनल में पहुंचे हैं ओलंपिक्स के। कितनी बड़ी बात है और जिस तरीके से अपनी कैंपेन के थ्रू और मोरली और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के थ्रू भी यूफोन 4G और पीटी सेल ने सपोर्ट किया है, ये बताया है कि जी हमें अपने हीरोज़ को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। और साथ में पीटी सेल यूफोन 4G हमसे ये भी एक्सपेक्ट करें कि हम बहैसियत एक कौम मुत्तहिद होकर अपने हीरो को सपोर्ट करें, उसके पीछे खड़े हों, उसका शुक्रिया अदा करें। और मैं तो यकीन माने, मेरा तो दिल ये कहते हैं कि अरशद ने जो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है वो भी आफ्टर, अगर मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखूँ 30 साल बाद हमने अगर ओलंपिक में क्वालिफाई किया है तो मेरे लिए तो वो फाइनल ऑलरेडी जीत गया हुआ है। तो जब हमारा अरशद वापस आएगा हमने उसको बहुत 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 अच्छा वेलकम करना है क्योंकि ये इतनी उदास कौम, आप आजकल की खबरें देख लें, हम हर वक्त परेशान हैं, उसमें हमें इतनी अच्छी सी और पॉजिटिव सी खबर आके मिलती है कि जो हमारे अरशद नदीम ने ओलंपिक में फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो सोचें ये कितनी मज़ेदार खबर जो है और कितनी दिल को खुश कर देने वाली खबर हमारे सामने है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा, हमने अरशद को सपोर्ट भी करना है आगे भी। और साथ में मैं पीटीसी और यूफोन 4G का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे टाइम में जहाँ पे बात कर रहे थे कि जी हमारे हीरोज़ को प्रमोट नहीं किया जाता, उन्होंने हमारे हीरोज़ को प्रमोट किया, उनके पीछे खड़े हुए और अपनी कैंपेन सीना तान को अरशद नदीम के नाम भी किया। तो जनाब इंशाल्लाह कल है 8 तारीख और कल है जेवलिन थ्रो का फाइनल, पूरी दुआओं के साथ कि इंशाल्लाह ये गोल्ड हमारा अरशद ही जीत कर आएगा। और वैसे भी फाइनल में वो चलेगी तो हमारे लिए तो यही जीत होगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें ना हमारी ज़िंदगी में वो लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं जो बड़े रिज़र्व होते हैं और ज़्यादा खुल के बात भी नहीं करते, थोड़े से सीक्रेटिव भी होते हैं। और आजकल के दौर में जब हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं अपनी हर चीज़ सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, ही इज़ द वन जो कि काफ़ी मोहतात और बड़ा, मतलब जितना उनको लगता है कि जितनी मैंने साइड दिखानी उतनी साइड दिखाते। तो हमें ना क्यूरोसिटी बढ़ती है कि भाई ज़रा इनके बारे में जाने कि ये पर्सनल लाइफ में ये कैसे हैं। दूसरा, इनके बारे में हमने कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी, इन्होंने कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, बड़ी गिनी चुनी ये बात करते हैं। तो हमें ना बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि भाई ज़रा हम जाने तो सही कि इतने गुड लुकिंग इंसान, क्योंकि जिसका ऑफ कोर्स एक एम्फसाइज ये भी कि उतने फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा वो तवज्जो दें, तो इसके पीछे राज क्या है कि वो हर किस्म की कंट्रोवर्सी से जिन्होंने अपने आप को बचा के रखा हुआ है। मैं बात करी सुहेल समीर की और साथ में उनके हमारे साथ जो एक और सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं कि उनसे तो आपको हलफ लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो इस हलफ के बगैर भी, इस ओथ के बगैर भी वो जो कहती हैं सच कहती हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कहती। हमेशा से बात उनके बारे में मशहूर है कि जो बात उनके दिल में होती है वो ही उनकी ज़ुबान पर होती है और जब भी नज़र आती है हमेशा बहुत ही प्यारी और बहुत ही अपनी नज़र आती है। मैं बात करी साइमा कुरैशी की। जी तो मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं साइमा कुरैशी और सुहेल समीर। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो मुझे बताएं, हम आपको बड़ा कम देखते हैं सुहेल, आपके इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा कम देखते हैं, बड़े गिने चुने इंटरव्यूज़ देते हैं, स्टेटमेंट्स भी आप ऐसी देते हैं कि जिस पे कोई चीज़ ना कंट्रोवर्सी बना ही नहीं जाती पॉडकास्ट में। क्या राज है इसके पीछे? मेरा ख्याल है कि अगर आप कुछ ऐसा ख़ास स्पेशल करें तो आप बोलें भी। अब मैंने कुछ ऐसा स्पेशल किया ही नहीं तो उस पर मैं क्या बोलूँगा। मेरा ख्याल है कि बोलना तो आजिज़ी वाली बात नहीं, आजिज़ी वाली बात नहीं। मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि जब लोग आपके बारे में बोलें तो वो बात सच होती है।
आपके लिए वो बोल रहे होते हैं। जब आप अपने लिए बोल रहे होते हैं तो वो बढ़ा चढ़ा कर बात करना, तो मेरा इस बात पे बिलीव है कि कुछ ऐसा करें कि लोग आपके लिए आपके काम की तारीफ करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको नेगेटिव इश्यूज़ में ही जो है वो लाया जाए, ज़रा पॉजिटिव भी किया जाए। फेम लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप हर तरह की चीज़ कर लें। जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि होस्टिंग मैं नहीं कर सकता, मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, तो अब मैं जानबूझ के चाहत फ़तेह अली खान साहब बन के तो फेम नहीं लेना चाहता। यानी कि आपने उनके गाने सुने हुए, आप उनके फ़ैन हैं? कौन उनका फ़ैन नहीं है? साइमा जी मेरे सामने बैठी हैं, सारे रास्ते इन्होंने मुझे कहा। हल्के से। अच्छा चलिए, मैं ज़रा शुरू से आपको ले चलती हूँ। जब आप फील्ड में आपने कदम जमाया था, आए कैसे आप? मैं ये स्टोरी इतनी बार रिपीट कर कोई बात नहीं, हम तो सुनना चाहेंगे, ये हमने नहीं सुनी इतनी। चले मैं दोबारा आपको फिर सुना देता हूँ। एक्चुअली मैं जो हूँ, मुझे एक्सप्लोर किया खावर भाई ने, खावर रियाज, उन्होंने जो है वो मुझे कहा कि आप मॉडलिंग करें। मैंने कहा मैं रोज़ शीशा देखता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं खावर भाई, वैसे क्योंकि खावर भाई को भी उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जितने ज़बरदस्त मॉडल्स हैं, ही हैज़ स्पेशल आई फॉर देम, वही लेकर आए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मॉडलिंग करो। मैंने कहा खावर भाई मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई ऐसी मेरी शक्ल वकल है, मैं मॉडलिंग। और आप खावर भाई को मिले कहाँ थे? अच्छा, मेरी आउटलेट हुआ करती थी लाहौर में, एम्पायर सेंटर में, और तो वो आए कपड़े वपड़े देखने के लिए, तो मुझे देखते जा रहे हैं, तो मैंने कहा खैरियत है कि आप, अरे आप मॉडलिंग करें, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ज़िंदगी में कभी ना सोचा और ना ही मैं कभी चाहूँगा और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। और सच बोलूँ, आज भी मैं ये काम सिर्फ इसलिए करता हूँ कि पैसे अच्छे मिलते हैं, वरना मेरा कोई शौक़ नहीं है, कोई पैशन नहीं है कि मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं हीरो बनना चाहता था, मैं मॉडल बनना चाहता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्टिंग से बगैर पैशन के हो सकती है? ज़रूरत और मजबूरियाँ आपसे बहुत कुछ करवा देती हैं, तो फिर एक्टिंग है। तो खैर उन्होंने मेरा एक स्टिल शूट किया, और वो हफ्ता 10 दिन के बाद मैंने कहा यार, देखा, मैंने कहा ना कुछ नहीं बनना था खावर में। उन्होंने कहा कि एक शूट और करेंगे। मैंने कहा पहले वाला ख़राब हो गया, जो दूसरे वाला करना है। तो दूसरा शूट उन्होंने मेरा किया जिया अली के साथ। तो जिया का नाम सुन के मैंने कहा यार ये तो फेमस एक्ट्रेस है, तो उनके साथ। तो आपने कहा ये पैसे मैंने आपको देने या आपने मुझे देने? नहीं, वो तो पैसों के बगैर ही था, उसमें कोई पैसे वैसे नहीं थे। लेकिन ऑफ कोर्स जिया अली का बड़ा नाम था। वो जो है वो समझ लें कि पोर्टफोलियो सॉर्ट ऑफ था। तो वो दोनों शूट किए, और विद इन अ मंथ खावर भाई के पास 2 मैगजीन थे। उस वक्त के काफ़ी फेमस मैगजीन थे। एक विसाज का मैन कवर मेरा था, और एक वुमेन्स ऑन मैगजीन था। उसके कवर पर मेरी और जिया की तस्वीर थी। तो मैं कभी उसको देखता था, मैगजीन कवर्स को, कभी शीशे को, कभी खावर भाई को। तो मैं बड़ा कंफ्यूजिंग सा था मेरा सारा मामला। तो ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस करियर को परसू करूँगा, और इसमें मैं जो है वो। तो आपने क्या सोचा था कि आप अपना जो आपका जो बिजनेस ही करना चाह रहा था। उसके बाद फिर मैंने इस बात से, और आपका गारमेंट्स का था, आपके कपड़ों मेरे गारमेंट्स का, उसके बाद फिर मैंने वो रैप किया, और फिर मैंने एज अ मार्केटिंग मैनेजर, सोदो वर्ल्ड सिनेमा है लाहौर में, जी जी, जुरेस लाशारी साहब का, तो मैं वहाँ पे एज अ मार्केटिंग मैनेजर मैंने जॉब शुरू कर दी। तो फिर काफ़ी अर्से के बाद, कोई 3-1 साल बाद, खावर भाई से दोबारा मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई। तो मुझे कहते कि कहाँ गायब हो गए हो, क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, मैंने आपको बोला था, बकवास नहीं करो। अच्छा चलो कल आओ तुम मेरे पास। तो मैंने अपने बॉस से बोला, मैंने कहा इस तरह से मुझे जो है, तो कहते जाओ। तो मैंने कहा बॉस मेरा इंटरेस्ट नहीं करता, अगर तुम फेमस हो गए और कोई कमर्शियल वगैरह मिल गए तो इसमें भी फ़ायदा होगा, मार्केटिंग में भी। तो खैर मैं गया, मैंने जाके अच्छा, वो भी अपनी उस जॉब की वजह से कि चलो, लेकिन वो सपोर्टिंग थे, वो बहुत सपोर्टिव। तो मैं गया, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे एक लिप्टन का कमर्शियल मिला, फ्रेंड लवली का कमर्शियल मिला, ऊपर नीचे 3-4 कमर्शियल सारे बड़े बिलबोर्ड्स के ब्रांड्स के साथ। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार कि ये कैसी बात है कि जो कुछ लोग हैं जो कोई पैशनेट होकर भाग रहे होते हैं चीज़ों के पीछे, और वो उनको थका रही होती हैं, और मैंने कभी भागा नहीं। ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी इस काम के लिए कभी एफर्ट या स्ट्रगल नहीं की है। जब मैं कराची भी आया तो कभी भी किसी प्रोडक्शन हाउस में नहीं गया। अच्छा, वैसे अपने घर वालों का क्या रिएक्शन? अच्छा, मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ, तो सब तो पहले यही कह रहे थे कि देखो वक्त बर्बाद नहीं करना। मैं ही हूँ ना, वो कि आप इकलौती औलाद हैं? नहीं, मैं, हम 2 भाई हैं। 2 भाई माशाल्लाह। मेरा जो छोटा भाई है वो माशाल्लाह से वो मार्केटिंग हेड है कॉल्सन कंपनी में। तो सिर्फ मैं ही था और जो इस फील्ड में आया, और उन घर वालों को भी पता था कोई ख़ास इतना इंटरेस्ट नहीं है, ये रोज़ उठकर कोई ख़ास स्पेशल तैयार होकर नहीं निकलता है, जल्दी निकल जाएगा यहाँ से। हाँ, तो उनको यही था, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें बनती गईं, और
मुझे अवार्ड भी मिले तो मैं कभी लेने के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम किया है या मैं डिजर्व करता हूँ। वैसे इसमें मैं बात भी करूँगी अवार्ड्स के लिए आगे जाके, जो हमारे स्पेसिफिक अवार्ड्स के इवेंट्स होते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि जितना भी अभी तक का जर्नी है, हाँ कोशिश मैंने यही की है कि डिग्निटी के साथ। मेरा ख्याल है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर आ जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो फिर रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट लेना ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए, क्योंकि लोग हमें जो है वो देखते हैं, सुनते हैं और फिर कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा बट वैसे आपकी स्पेशल स्ट्रैटेजी है कि आपने ज़रा कम इंटरव्यूज देने ताकि लोगों की आपके हवाले से क्यूरोसिटी जो है वो इंटरव्यूज तो मेरे बहुत हैं, और लेकिन कोशिश यही है कि मैं कम बोलना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि बुरा बोलने से। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये जितना भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में यू वर द ओनली वन जो कि शोबिस में है। आपकी फैमिली तो ऑलरेडी वाज देयर इन शोबिस, जो कि नाम अपना बना भी चुकी थी, और बहुत सारे जो लोगों में देख रहे हैं, हमने तो ड्रामा से ही में लगता है ना कि नहीं, ड्रामा से जो पहली शुरुआत थी इनकी वो सैयद नूर साहब की फिल्म से थी। और मैं वाकई में भी ये सोच रही थी कि भाई इनकी अम्मा तो खुद फिल्म एक्ट्रेस थी, तो ये ड्रामे में कैसे आई। तो ये बताएं कि आप कैसे आई है, मतलब योर मदर वाज ओके कि हाँ मेरी बेटी इंडस्ट्री में अगर आए तो? मैं आपको बताऊं, शायद लोगों को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मेरी वालदा ने जब इंडस्ट्री छोड़ी थी तो जैसे ही उनकी शादी हुई तो उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। तो जब मैं दुनिया में आई तो मैंने तो कोई ऐसा माहौल देखा ही नहीं था इंडस्ट्री का कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं या कोई फिल्मी माहौल है। तो मेरा कभी भी इंटरेस्ट था ही नहीं इसमें आने का। तो मेरा तो आर्म फोर्सेस में जाने का इंटरेस्ट था, और मैंने अपने फादर से बात भी कर ली थी कि मैं आर्म फोर्सेस में जाऊंगी। शोबिज़ एक्टिंग तो मेरा दूर दूर तक कोई ख्याल ही नहीं था कि मैं इसमें किसी तरह से भी आऊँ, लेकिन बस वो अल्लाह के काम है, मैं आ गई। लेकिन शौक की अगर आप बात करती हैं तो शौक मेरा बिल्कुल भी नहीं था। आर्म फोर्सेस का क्यों? आपको यूनिफॉर्म अच्छा लगता था? हाँ, मुझे बस यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्ट करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि आर्म फोर्सेस में जाना और एक डिग्निटी के साथ काम करना वो मेरे लिए एक वो पैशन था। एक्टिंग इज नॉट माई पैशन। तो फिर आई भी और आते साथ फिल्म भी कर ली, वो उसके बस पीछे वो क्या अल्लाह स्टोरी है? ताला ने कुछ जरासीम डाल दिए थे। मैं सोचती हूँ अगर ये ना डाले होते तो पता नहीं आज मैं भी कहीं जॉब कर रही होती। लेकिन ये कि हाँ, मूवी सैयद नूर साहब ने अप्रोच किया मुझे, तो मैंने कहा मैं और एक्टिंग तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने कहा अगर मुझे नहीं कोई किसी ने पसंद किया, वो एक फियर भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो एक के बाद एक चीज़ें मिलती गई, मैं करती गई। तो वो फिर ना उसने मेरी जान छोड़ी ना मैंने उसकी जान छोड़ी। अम्मी का क्या रिस्पॉन्स था जब आपको फिल्म ऑफर हुई थी? सच बताऊं तो अम्मी मेरी कभी खुश नहीं हुई कि तुम इस प्रोफेशन में आओ। वो कि वो खुद भी थी। वो भी थी एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। क्योंकि मेरे फादर की जब डेथ हुई तो अम्मी ने इतना अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दिया इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री वालों ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया अम्मी के साथ, तो वो अम्मी को बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो उसकी वजह से अम्मी बहुत नाराज़ हो गई। आपने देखा होगा मेरी वालदा कहीं जाती भी नहीं है, ना किसी को इंटरव्यू देती, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़े स्क्रीन पे उन्होंने काम किया है, वो चीज़ें, वो रिस्पेक्ट अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अम्मी ने कहा नहीं देख लो तुम। तो मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो वो खैर जब किया तो लाइन लग गई। तो वो बेचारी अब कुछ बोलती नहीं, कहती ठीक है अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। जी रोजीना जी, आप लोग जानती हैं कि इनकी अम्मा भी और हमारी बड़ी ज़बरदस्त और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ा वो नाम भी था। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम आ गए अपनी कॉफ़ी टेबल पे, जहाँ पे हमारे कॉफ़ी टेबल पे होंगे सवाल जवाब। और अभी परसों जो हमारे शो में रुबीना जी आई थी, रुबीना अशरफ, तो वो कहती कि आप लोगों को बता रही हूँ, वो कहती यहाँ पे कुछ है कि इंसान जो भी बोलता है सच बोल ही देता है। और उसके बाद फिर हम वो देखते हैं भी कि वाकई वो चीज़ काफ़ी सारे पेजेस पे वायरल भी होगी। बट हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप जो बात कहें वो वही बात कहें जो आप जिस पे यकीन करते हैं। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? मदिया की अदालत है ये। हाँ मैं कभी कभी मेरा दिल करता है मैं आप बना दूं ना कि आप खड़े हो जाए, मैं साथ में आपसे सवाल करें। जनता की अदालत के बाद मदिया की अदालत। अच्छा, तो लेकिन सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपसे स्टार्ट करूंगी कि वो आपकी ज़िंदगी का कौन सा मौका था जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश थी? नहीं वही तरफ मत देखिए।
मेरे बच्चों की पैदाइश पे बच्चों तो की मेरे लिए पैदाइश। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। आपके लिए ज़िंदगी का कौन सा मौका था? मैं फर्स्ट टाइम जब उम्रा पर गया था, ऑनेस्टली मेरी वो फीलिंग्स ही कुछ ऐसी थी कि मैं अभी भी मेरे ना गूज़बम्प हो गए कि मैंने जब खाना काबा को अपने सामने देखा था तो मैं बता नहीं सकता कि मेरी ये फीलिंग्स थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ऑनेस्टली आपने इरादा किया था, अचानक प्लान बना था? नहीं, मेरे एक फ्रेंड है, वो उन्होंने मुझे इस बात के लिए कन्विंस किया कि तुम उम्रे पर जाओ, तुम ये जो डिस्टर्ब रहते हो या कुछ ऐसा है। मेरा ख्याल है कई बार होने के बावजूद आप नहीं कर पा रहे होते, और मेरा ख्याल है आपने भी ये क्या experience वसाइल किया होते हैं, सच है सब कुछ ये। होता है। हाँ। होता है, लेकिन ऑनेस्टली उसके बाद से अब तक मैं 3 बार जा चुका हूँ और फिर बुलावा ही बुलावा है। और जो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है वहाँ जाकर और जो मुझे सुकून मिलता है, इससे हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में शायद कोई नहीं होगा। दैट्स ब्यूटीफुल। ज़िंदगी का वो कौन सा मौका था या लम्हा था जब आपको सबसे ज़्यादा रोना आया था? जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, क्योंकि वो बहुत जल्दी चले गए थे। मैं बहुत छोटी थी और आई एम द ओनली डॉटर, मेरा कोई बहन भाई नहीं है। तो उनकी डेथ, उनका एक सडन डेथ थी जो कि शायद मैं हज़म नहीं कर पाई। और अब तक मैं जब सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं trauma कैसे stage हो, थे। बहुत मैं बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। और अभी भी एक वो वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मिस करती हूँ। आप उस वक्त कितनी छोटी थी? उस वक्त मैं आई थिंक 21-22 की होंगी। और एक सिंगल मतलब एक वाहिद बच्चे के लिए जो अगर आप हो, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके साथ कोई और सिबलिंग भी नहीं ना, वो शौक, वो ट्रॉमा शेयर करने के लिए। और मदीहा, मेरे वालिद साहब ने मुझे इतना मतलब वो उन्होंने इतना पैम्पर किया हुआ था, बिकॉज एक बेटी थी। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद असल लाइफ मुझे समझ में आई कि ओ माय गॉड, ये लाइफ है। मुझे ऐसा लगता था जैसे स्कूल के जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं कहती थी यार ये कितने मुश्किल एग्ज़ाम्स है। आई विश कि मुझे पता होता कि आगे ज़िंदगी में इतने मुश्किल एग्ज़ाम्स आने, तो वो कुछ भी नहीं थे। क्योंकि वो माँ बाप वो आसमान है ना कि आपकी कोई भी मौसम की कोई भी सख्ती हो तो वो कवर कर लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल वो ढाल बन जाते हैं, वो बिल्कुल। जैसे जाते हैं तो आपको पता चल लाइफ जाता है। मेरी ऐसी 360 चेंज हुई कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तो इतने रश में, इतने लोगों में आना मेरे लिए एक अजीब सी बात थी कि मैं तो बैठती नहीं थी, इतनी शाय थी, डर था, क्योंकि कभी माहौल ऐसा था ही नहीं। और आज आप देखें तो आज सारे काम हम खुद ही कर रहे होते हैं, अब खुद एक बंदा बन गए, खुद एक इंसान। हाँ, खुद एक exactly, बंदा बन गए। बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए वो कौन सा मौका था जब आपको बहुत रोना आया था? हालात अच्छा, अभी ये कैसा रोना है वैसे जिसमें हंसी आ रही है? यही तो रोना क्या हुआ है। मेरा था? ख्याल है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसा मजाक कर रहा हूँ। ज़िंदगी में बहुत सारी, जैसे मेरी मदर की डेथ हुई, फादर की डेथ हुई, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कई बार जब आप ऐसा होता है कि आप रो भी नहीं पाते हो, और वो होती है आपकी रूह की डेथ। वो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन वो जब वो मरती है ना तो तब आप रोते नहीं हैं, नज़र किसी को भी नहीं आता, लेकिन रोते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं लाइफ में, छोटे बड़े, जो जिन पर आपको रोना आता है, लेकिन फिर आप सायमा जी की तरह ब्रेव हो जाते हैं, और फिर आप खुद अपने बाप बन जाते हैं। सच है ये। आप तो क्लोज ऐसे थे ही। अपने अम्मा अब्बा से? किन किन से मैं ज़्यादा बहुत, क्लोज थे? मैं अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था। मेरे फादर के साथ मैं बहुत क्लोज था। मेरे फादर, एक्चुअली मेरी मदर और फादर की ज़रा सेपरेशन थी, तो काफ़ी सालों के बाद रीयूनियन हुई। तो जब मेरे फादर से मुलाकात हुई तो वो हॉस्पिटलाइज थे। तो मुझे आज भी याद है कि मैं उनके पास हॉस्पिटल में गया और मैं उनकी टेक केयर कर रहा था। तो मुझे मेरा हाथ पकड़ के कहा कि छोटे मेरे बहन भाई हैं स्टेप, तो कि इनका ख्याल रखना। मैं खुद उस वक्त 18 साल का था। तो मैंने अपनी मदर को आके बताया कि इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो। तो यही, तो कुछ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में। ये ऐसी बातें, मदिया जी आपकी अदालत में हम सच बोले जा रहे हैं यार, इतना कुछ बता रहे हैं। माँ बाप से बड़ी, खैर मैं तो कहती दौलत कोई नहीं है, रिस्क भी उनसे बड़ा कोई नहीं है। और बाप के जाने के बाद, माँ के जाने के बाद ऐसे नहीं कि आप आप जिंदगी सामने आ जाती है, लेकिन वाकई बाप के जाने के बाद आप बड़े और कहीं कि आप करते हैं बूढ़े भी हो गए। बूढ़े भी हो। मेरा ख्याल है कि माँ के साथ ना आप सारी बातें कर लेते हैं। बाप से औलाद जो है ना वो छुपा लेती है, माँ भी छुपा लेती है, लेकिन माँ के साथ जो आपका कनेक्शन होता है ना, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो कुछ डिफरेंट लेवल है। और जब वो जाती है ना तो फिर तो उस पर तो फिर अल्लाह ने मूसा को कह दिया था कि मूसा ध्यान से आना, अब संभल कर आना, अब माँ नहीं है।
ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल सही। ज़िंदगी में कब आपको महसूस हुआ कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ और मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकती हूँ? मेरी जब शादी के बाद, बिकॉज़ एक सिंगल पेरेंट हूँ मैं, और जिस तरह मैंने हालात खुद लड़े, चीज़ें देखी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों का अभी सामना कर जाऊंगी जो शायद मैंने ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला चलाने वाला है, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर। बेशक। और अल्लाह ताला ने राहें आसान की, सफ़र आसान किया, जो कि मुझे मुश्किल बहुत लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। इनफैक्ट अभी भी ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा, या अभी और कितने इम्तिहान आगे हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी चीज़ें फ़ेस करना जानती हूँ, और मैं अकेली जो हूँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ जब तक मेरे रब का मेरा साथ है। तो ये जो आपको स्ट्रेंथ है वो आपके बेटे देते हैं या अम्मी से ज़्यादा आपको मिलती है? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे मेरे अल्लाह से कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लगता नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। है, लगता नहीं है, क्या मतलब है? मुझे मैं गवाही समझ में देता नहीं हूँ आती कि हम लोग क्यों किसी बंदे के अल्लाह के कनेक्शन को जज करेंगे उसकी अपीयरेंस पे। हमारा यूजुअली मसला ही है ना, हर दूसरा इंसान एक दूसरे को जज कर रहा होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, सॉरी, इसमें मैं शेयर करता हूँ। एक जगह हम शूट कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि जाए नमाज होगी, तो कह रहे आपको नमाज आती है? मैंने कहा क्या मतलब? मैं यही तो कह रही यानी हूँ। कि इस तरह से लोग जज करते हैं हमें कि शायद इनको नमाज भी नहीं आती, हाँ। इनको दीन का नहीं पता। ऐसा नहीं है। और हमारी अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग जी। हैं जो कि माशाल्लाह नमाज छोड़ते ही और नहीं, तो और बड़े बड़े माशाल्लाह- नाम है, कोई छोटा नाम भी नहीं है, जी बड़े और बड़े नाम अक्सर लोग मतलब हमारे काफ़ी सेलिब्रिटीज़, और क्यों नहीं पढ़ेंगे नमाज, वो अपने सेट पे नमाज पढ़ते हैं। मैं तो बहुत सारे सेलिब्रिटी से सुन चुकी हूँ कि जब वो उम्रा करने के लिए गई थी, उम्रा करने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोगों ने पूछा आप उम्रा करने क्यों आए हुए? हाँ। आपका क्या काम है यहाँ कौन पे? है? अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि मोस्टली मैं सुन रहा होता हूँ कि जी कि जब फेम लेने के लिए खाना काबा में आ जाते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, तो मेरा यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो मासूमाना सा जवाब है कि अगर आप हमें स्क्रीन पर देखते हैं और कहते हैं कि हम इस तरह से करें, तो फिर जब हम कोई नेक काम करते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि आपको बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हाँ। हैं कि आप इसमें भी हमें फॉलो कर लें। हाँ। सिर्फ इतनी सी बात। इतनी सी बात है। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में वो लम्हा कौन सा था कि आपको लगा था कि नहीं आप इतनी वीक नहीं है एंड यू कैन डू इट? जब मुझे साइमा जी के सामने एक्टिंग करनी पड़ी थी। सोहेल, ये बहुत ये तो ज़्यादा हमको हो खुश गया करने के ना। लिए जवाब हो गया ना। मैं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा ज़िंदगी में सडन बहुत सारे ऐसे लम्हात होते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि आप स्विमिंग के लिए पहली बार जब आप डाइव करते हैं तो आप कहते हैं मैं स्विम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप फिर कर लेते हैं। और ये सारी आपकी अपनी अंदर विल पावर है। और जैसे कि मैंने शुरू में ये बात बोली कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगा, मॉडलिंग करूंगा, और अल्लाह की ज़ात मुझे इतनी इज्जत से नवाजेगी कि आज मैं यहाँ पर बैठ कर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। थैंक यू, मेरी इज्जत अफजाई। नहीं, ये सच है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आप कोशिश करते रहना चाहिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा, दोनों से भी आपको एग्जैक्टली वो सवाल कि आपको लगता है कि यार मैं निकल नहीं सकती थी तो अम्मी अब्बू की दुआओं से निकल गई मैं? मैं आपको एक बात बताऊं मदीहा, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और ये मैं एक मैसेज पहुंचाना भी चाहती हूँ कि हम लोग को ये पता है कि अल्लाह है, लेकिन अल्लाह पे यकीन नहीं है। हम लोग ना इंसानों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार अगर उसको खुश नहीं किया तो शायद मुझे काम नहीं मिलेगा, बहुत अगर बड़ी उससे बात, हमने हाँ। बात नहीं की तो शायद ये नहीं होगा। मैं नहीं, फलाने सर्कल या ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। हाँ, मेरा बिलीव ये है कि आप अल्लाह से कनेक्शन अच्छा कर लें, बस आपकी राहें अल्लाह खुद ही आसान कर देगा। और ये मेरी आप बीती एक्सपीरियंसेस हैं मदीहा। तो मैं तो अब अल्लाह ताला के लेवल पे, लाइक अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, तो मैं अल्लाह के लेवल पे जाके उनसे पूछती हूँ कि भाई मुझे तो ये चाहिए और आपने करना है। मतलब आप अपनी औकात देख के थोड़ी मांगते, आप तो उसकी शान देख के उसकी मांगते शान हैं। देख के मांगते हैं। तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि आप अल्लाह से मांगना शुरू करें, अल्लाह से बात करना शुरू करें, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको कोई ऐसा लम्हा जिंदगी में आपने कहा यार तो बिल्कुल अम्मी अब्बू की दुआओं से निकला हूँ यहाँ तो पैसा फंस गया था? अच्छा, मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। मेरी बेटी जब पैदा हुई वो कोई थी 6 मंथ की। ये मिरेकल है, ये मिरेकल है। हाँ, कि 7th में भी नहीं, वो 6 मंथ में पैदा हो गई। हाँ। और उसके बाद वो ज़रा बीमार हुई, तो मैं उसको ना हॉस्पिटल लेकर जा रहा था वाइफ के साथ। तो कहीं बीच में ना मेरी वाइफ ने टैप किया, उसने कहा कि ये सांस नहीं ले रही है। मैंने उसको हिलाया तो बिल्कुल डेड
फिर उस वक्त वो जो डिस्टेंस था ना वहाँ से हॉस्पिटल तक का, मैंने अपने अल्लाह से बात करना शुरू की। मैंने कहा अल्लाह मुझे नहीं पता, ज़िंदगी तू नवाजता है और मौत भी, अगर इसको तूने ज़िंदगी से नवाजा तो मैं इसको कुरान हाफिज़ा बनाऊँगा। मारिया जी जैसे हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए तो बेगम ने कहा कि ये सांस ले रही है। मैंने देखा सांस ले रही थी। डू यू बिलीव हम डॉक्टर के पास नहीं गए, वहीं से मैंने बाइक को घुमाया और वो करी कि तुम पागल हो, ये मैंने कहा अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दे दी, इसको कुछ नहीं होगा। और माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है और अब वो कुरान हाफिज़ा है मेरी बेटी। माशाल्लाह। तो ये मिरेकल है। तो ये और ये बिलीव भी है। ये बिलीव है मेरे। मैं जब भी ये बात करता हूँ ना कि मेरा राज़िक अल्लाह है, बेशक बेशक। तो बस वो ये बिलीव के साथ है। वाह। और अब आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है? माशाल्लाह सब तो 21 की है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बुलाएं ले ले हम इनकी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई मीन ये होता है मिरेकल कि आपने, और मैं सोचती हूँ वो रास्ता भी कितना मुश्किल हो गया, अगर वो चलाना कितना मैं मुश्किल कहता हूँ कि वो जो टाइम था ना जब मैं अभी आपकी सबसे पहली औलाद थी जी। वो तो वैसे ही जान तो सी, और वो अगर बेटी हो तो और जान अटकी होती है। तो बात वही है कि आपका बिलीव होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर, तो फिर अल्लाह सुनता है। हम जो कहते हैं ना कि यार के कई बार आप वो चीज़ें मांग रहे होते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन हम ज़बरदस्ती चाह रहे होते हैं और फिर अल्लाह की ज़ात वो आपको दे भी देती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि इसमें कितने मसले थे, तो बेहतर था कि ये नई चीज़ कबूल होती, दुआ तो बेहतर थी। फिर यही बात है। तभी कहते हैं ना अल्लाह में से आड़े नहीं लगानी चाहिए बहुत सारी चीज़ों पे। हाँ, लाडियाँ कर लें, आड़े ना लगाएं। हाँ आड़े नहीं लगाए। सबसे ज़िंदगी का मुश्किल डिसीजन आपके लिए जो आपने लिया? सबसे ज़्यादा मुश्किल डिसीजन मेरे लिए ये तो भाई बहुत ख़तरनाक अदालत है। शो को बंद करवाओ। और हमें तो सच बोलने की आदत है, हम तो सच तो मैं भी ले जाती हूँ, आप सच ही बोले। जब मैं डिसाइड करी थी अपनी शादी के लिए कि मैं इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दूँ, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और स्टिल मैं अभी भी आई एम नॉट हैप्पी कि मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि कोई औरत घर नहीं ख़राब करना चाहती, बड़ी मुश्किलों से घर बनते हैं और मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में और ख़त्म होने में सेकंड्स नहीं लगते, और यही हुआ। तो बस वो मेरे लिए मुश्किल तरीन वक्त था। और लेकिन मैंने अल्लाह से यही दुआ की थी कि अगर इसमें बेहतरी नहीं है तो अल्लाह मुझे हिम्मत ना देना, और अगर बेहतरी है तो मुझे हिम्मत देना ताकि मैं इसका फ़ैसला कर सकूं और बाद में मुझे कोई रिग्रेट ना हो। तो आई थिंक वो फ़ैसला सही था। आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया उस वक्त, जो आपकी फैमिली के बाकी लोग थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि यूजुअली कभी जैसे फैसले लेने हो ना तो घर वाले बेचारे चाहते हैं कि हमारी बेटी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि घर बच्चा। बिल्कुल, हर माँ जो है वो चाहती है कि कभी भी घर ख़राब ना हो, कोई माँ नहीं चाहती। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। लेकिन मेरा लाइक ददियाल या मेरी आप फैमिली कर लिया, उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरी वालदा ने बहुत समझाया, चीज़ें की, और मैं रुकी भी, मैंने उनकी बात भी मानी, मैंने चीज़ों को मौका भी दिया। बट लेकिन जब आप बार बार चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं ना, तो फिर वो आपकी आदत हो जाती है, और फिर वो शायद आपका ट्रेट होता है जो आप किसी को बदल नहीं सकते। आदतें शायद बदली जा सकती हैं, लेकिन आपकी खसलत नहीं बदली जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो आपकी फितरत है। जी, तो बस फिर हर किसी का एक बर्दाश्त का एक वो होता है कि जी मेरी बर्दाश्त से चीज़ें बाहर थी, तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके फैसला ले लिया। और फिर कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके लिए सबसे मुश्किल डिसीजन कौन सा था जिंदगी में? जिंदगी का मुश्किल तरीन डिसीजन, रोज ही इतना मुश्किल डिसीजन होता है। सुबह उठना है, काम पर जाना है, एक्टिंग ये तो करनी है, लड़ना है, ये तो अपने आप से लड़ना होगा। हाँ, तो ज़िंदगी के मुख्तल मेरा ख्याल है कि जब आप किसी की खुशी के लिए रब को नाराज़ करने की कोशिश करते हैं ना, आप ये समझते हैं कि यार के मैं सबको खुश कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम इस गलत फहमी में क्यों रहते हैं कि मैं इसको भी खुश कर लूँगा, उसको भी खुश रख लूँगा? ऐसा नहीं होता है। तो वो जो नेचर है, नेचुरल है, उसको वैसे ही रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। वो हुआ तो कुछ नहीं, जो आधा टूटा था आज पूरा टूटा है। हुआ तो कुछ नहीं, किसी ने वफा का नकाब लगाकर मुझको फिर से लूटा है। वाह। तो फिर ऐसा ही होता है। भाई, लेकिन वो रह गया, वो कब दिया था डिसीजन? सबसे जिंदगी में मुश्किल डिसीजन आपको कौन सा लगा? एक्टिंग वाला। हाँ, मैं करना ही नहीं चाह रहा था ना।
हाँ। इतना मुश्किल लगा था। डेफिनेटली एक चीज आपको पता ही नहीं है, आपने करनी ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे होते हैं, तो ये मुश्किल तरीन है। और आप अपना फ्यूचर अपनी लाइफ स्टेक पर लगा रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये काम हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की, और उसके बाद आप फिर करें। अब अगर कोई ये कहे कि आप अपनी औलाद को यहाँ पे लाना चाहेंगे इस इंडस्ट्री में, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारी इंडस्ट्री में उस तरह से स्कोप नहीं है। 25 करोड़ आवाम में से 0.12% लोग हैं जो कि सक्सेस लेते हैं, तो ये मेरा ख्याल है टफेस्ट डिसीजन क्योंकि है। बाकी अपना बिजनेस छोड़ के, क्योंकि आप, मैंने यूजुअली लोगों को देखा और आर्टिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई जब हम रिश्ता भी लेके जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं चलो ठीक है, वैसे तो एक्टिंग करते हो पर काम क्या करते हो? और फिर हवाई रोजी है ना, हवाई रोजी के अलावा फिर बहुत इफेक्ट करता है आपकी। तो ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि आप उस फील्ड से कनेक्ट हो रहे हैं कि जिसमें आपको पता है कि अगर औलाद का रिश्ता भी आता है तो वो भी सवाल कर रहे होते हैं, और ये इफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, जो भी लड़के लड़कियाँ हैं जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई हैं, शोबिज़ में रहना है आपने तो फिर आप शादी मत करें, क्योंकि आप नहीं बात आप लोग शायद नेगेटिव वे में ले जा रहे होंगे, प्लीज़ उसमें मत लेके जाएं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, हमारा कोई टाइम नहीं होता, हम 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर कभी रात लेट हो जाता है, कुछ इवेंट्स होते हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं जो बेचारी आने वाली जो है एडजस्ट नहीं कर पाती है कि यार तुम तो टाइम ही नहीं देते, यार तुम तो उस बेचारी का कसूर नहीं है। और ये इतनी मेहनत मुशक्क़त का काम है कि कभी आपको रात 12 बजे बुला रहे होते हैं कि जी रात का इवेंट है, सुबह 5 बज जाते हैं, तो ये आम इंसान नहीं समझ सकता। लेकिन सच पूछे तो ये बहुत मेहनत का काम है। मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने शोबिस के लोगों को जो मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं। हम लिटरली अपनी रोज़ी को हलाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेट पे क्या हो रहा होता है, हम किस तरह काम करें, किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, ये हम जानते हैं। लोगों को शायद लग रहा होता है कि भाई मनोसलवा उतर रहा है और हम तो पाँव भी ज़मीन पे नहीं रखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी तो अपने साथ घर भी लेके जा रहे होते हैं। ऐसा ही आप है। सेट पे कितने लोगों से मिल रहे होते हैं, तो वो एनर्जीज आपके साथ जा रही होती, तो बहुत सी चीज़ों से हम फाइट कर रहे होते हैं पूरा दिन। और फिर सबसे बड़ी बात कि हम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसकी एक अलग से अपनी वाइब और एनर्जी है, वो आप हैं ही नहीं, और फिर आप उसको भी कैरी कर रहे होते हैं। मुझे बताया, सो डज इट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ? क्योंकि आपको वो जो कैरेक्टर आप निभा रहे होते हैं, आपको वो जीना भी तो है ना जी। तो जब आप एक तरफ वो जी रहे होते हैं, उसके बाद अपनी रियल लाइफ में आते हैं, तो फिर आप उसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो मोस्टली लोग इसी वजह से तो हमारी इंडस्ट्री में पागल हो जाते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आपने देखा नहीं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे मानते नहीं है इस रियलिटी को। वो कहते हैं आज भी हम 18 साल के ही हैं या 20 साल के हैं। तो ये इफेक्ट होता है आपको साइकोलॉजिकली, वो आपको डैमेज हो चुके होते हैं, नफसियाती हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता। अब अगर कोई मुझे कहे कि आप अंकल, तो मैं एकदम से कहूँगा, मैंने इसलिए मैंने इस तरह के सारे कैरेक्टर जो है वो करना शुरू कर दिया। अंकल के भी मैं कहता हूँ हाँ बेटा मैं अच्छा, बहुत सारे सुहेल ऐसे भी हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं मदिया, जो आप कैरेक्टर में चले जाते हैं ना, तो फिर बहुत देर तक कैरेक्टर में रहते हैं। अरे भाई वापस आ जाओ, कट हो गया, खत्म। नहीं, मैं जरा देर टाइम लगेगा आने में। कुछ ऐसे भी हमारे आपके लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली चीज प्रोसेस आपके लिए आसान होता है? आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है। मैं यूं जाती हूँ और वापस यूं आती हूँ, मैं नहीं रह सकती उस कैरेक्टर में। क्यों रहूं मैं क्यों रहूं? मेरा भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी अगर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा होता हूं तो वो बस उतनी देर तक के लिए है। उसके बाद मैं फिर नॉर्मल इंसान हूं जो कि घर का जो है वो राशन भी लेने जा रहा है, वो जो कोई बिल जमा करवाने भी जा रहा है। मुझे उसके बाद स्टार नहीं बनना है, मैं उसके बाद मुझे तैयार होकर जो है वो नहीं निकलना है। मैं फिर नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल ही जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं और सेल्फी। कई बार ऐसा होता है कि मैंने घर का सामान पकड़ा हुआ है, सेल्फी ले ले, अच्छा यार तो नॉर्मल टिंडो की सेल्फी ले ले मेरा। हाँ, टिंडो की सेल्फी ले ले, ऐसा ही है। हाँ, सब भी लेके और मेरे ख्याल से अपना काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आपको इतना आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको पता है धुले मुंह निकलती हूँ, मुझे लोग कहते हैं अरे बेस तो लगा लिया करो। मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। मैं अपनी स्किन के साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ, जिसने मिलना होगा वो वैसे भी मिलेगा। मैं फेक पर्सनैलिटी लेके नहीं जा सकती, ना मैं वो कैरी कर सकती हूँ। साइमा, आपको कब लगा आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि आप उनसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हैं? मुझे तो बचपन से लगा, मैं तो सब कुछ बोल देती थी।
मैं तो कह रही थी भाई ये मसले हैं, ये चीज़ें, अब क्या करूँ मैं। मेरा बड़ा वाला जो है वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो उसके साथ मेरी बिल्कुल दोस्ती है, क्योंकि समझे कि मैं और वो साथ ही बड़े साथ ही ग्रो किए हैं। ठीक है ना। अब बड़ी औलाद के साथ यूजुअली इंसान ग्रो साथ करता तो है। वो तो मेरा मतलब दोस्त है, वो तो हम जब बात कर रहे होते हैं कहते जी हाँ और बताओ, हाँ लव बताओ, कब मिल रही हो, कब मिल रहे हो तुम, इस तरह से भाई चलो वो भी वो बिजी है भी रहता बहुत है। प्यारा, वो है भी बहुत सोहेल के अच्छा, साथ बहुत अच्छी दोस्ती। अब माशाल्लाह जो मेरा बीच वाला है वो ही 17, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन मैं बोलने से पहले सोचती समझती नहीं हूँ मदिया। हाँ, बहुत ये तो है, मुंह मेरा जो है वो ऐसा है कि क्योंकि मैं अकेली फट बोल देती क्योंकि हूँ। सिंगल मदर भी है ना, इस चीज को सिंगल होता है। नहीं मदिया, मेरी शायद नेचर ऐसी है कि अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगेगी तो मैं मुंह पे बोल दूंगी, मैं कहूंगी मदिया मुझे तो नहीं अच्छी लगी भाई ये बात, मैं दिल में नहीं रखती। दिल में रखने वाले खतरनाक लोग होते हैं, मैं बोल देती हूँ मेरा दिल साफ हो जाता है, तो वो मैं रख भी नहीं सकती। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना जो दिल में रखा है नहीं उसको, अच्छा, मेरी कि बहुत सारी बातों से ना लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक दो वॉक करूंगी, मैं कहूँगी भाई मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो बोलना है, तो मैं तो बोल देती हूँ भाई, और फिर मैं कहती हूँ हाँ अब ठीक। मैं फेक रिलेशनशिप्स नहीं रख सकती मदिया। नहीं, मैं भी चाहूंगी कि आप हमारे जब शो खत्म होने से पहले आप हमारे हवाले से भी बातें तो कर दीजिएगा। नहीं यार, सच पेट में रख मुझे तो पहली दफा मिल रही हूँ मदिया से, मगर ऐसा नहीं लग रहा कि हम मिले हैं। नहीं, मैं तो ऑन स्क्रीन उनको देखता रहता हूँ और माशाल्लाह से इतना अच्छा बोलती हैं, बहुत नहीं, ओवरऑल अच्छा, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा है। अच्छा बोलती हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल बात करें आप लोग, मैं अक्सर अपनी ऑडियंस को जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मेरी ऑडियंस मेरी अम्मी बन गई, क्योंकि वो मुझे समझ जाते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा अपना शो रिपीट पे देखा, यकीन माने मुझे रोना आ गया, क्योंकि आप नॉर्मल जो व्हाट्सएप पे आपको फैसिलिटी मिल गई है कि आप कोई भी मैसेज 1.5 की स्पीड पे सुन सकते हैं, तो मेरी नॉर्मली मैं 2 की स्पीड पे बात करती हूँ, तो मुझे अपनी ऑडियंस से प्यार आ गया। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, पता चल जाता है इनको कि आप जिस तरह से बोलती हैं ना, आपका एक एक लफ्ज क्लियर है, और जिस बारे में आप बात करेंगे आपको उसकी नॉलेज है, तो ये बहुत कम लोग हैं अच्छी होस्ट होने की निशानी है ये, कि आप जो भी बोलें वो लोगों को समझ में आए और टू द पॉइंट बात कर रही हो। इतने अरसे बाद मेरी तारीफ, मुझे घर में तारीफ नहीं होती ना, आपको लिटरली पता नहीं होता है तारीफ को आपने डील कैसे करना है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये टीम वाले भी नहीं करते मेरी तारीफ, ये अपने ज़हन में रखें। इसी वजह से इतने सालों से काम कर रही है। मुझे बताएं कि आपको भी कब लगा कि आपके बच्चे इतने बड़े हो गए कि आप बच्चों से दिल की बात शेयर? नहीं, बच्चे कभी बड़े नहीं होते, मेरा अपना अंदर का बच्चा कभी बड़ा नहीं हुआ, तो मैं अपने होने भी ना देना, नहीं होने देना, वो बच्चा बहुत जरूरी है, उस बच्चे खत्म हो जाती है वैसे। हाँ, उस बच्चे के साथ जितनी बातें हैं ना वो मैं कर लेता हूँ, बाकी मेरे बच्चों के साथ मेरी बहुत अच्छी बाउंडिंग है, और मैंने कभी उनको मारा नहीं है, डांट मैं लेता हूँ, लेकिन मेरे अपने अंदर के बच्चे के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी बात है, और मेरा ख्याल है उसको मैंने बड़ा नहीं होने देना, और उससे मैं सारी बातें कर लेता हूँ। मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरे बर्डन्स हैं, जो भी मेरी जो है वो सराउंडिंग में जो कुछ चल रहा है उससे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। असल में जिनकी यंग एजेस में शादी हो जाती है ना, उनका चाइल्डहुड जो है ना वो जवानी तो रुक जाता है। हाँ। तो जब खेलने कूदने की उम्र होती है या अपने बचपन को निकालने की उम्र होती है, उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी में इतनी हो जाती है। इट्स नॉट ओनली दैट कि आपकी अगर यंग उम्र में शादी हो जाए, अगर आपने यंग उम्र में काम करना भी शुरू कर दिया और आप यंग उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लें, तो जो आपके अंदर का बच्चा है ना वो आपके साथ निकल के खड़ा तो हो जाता है। बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बहुत यंग एज में शादी हो गई तो इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपके बच्चे आपके साथ बड़े हो जाते हैं और फिर वो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, ये बेस्ट पार्ट। और कई बार ये भी होता है कि जो घर का सबसे छोटा होता है ना वही घर का बड़ा बन जाता है, तो उसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज। बात तो बिल्कुल सही है। मेरे साथ कान में कोई छोटे हैं, वो कह रहे फौरन निकाल, बिल्कुल सही जनाब, और बहुत सारी सच्ची और खरी बातें ब्रेक के बाद कई बजे आइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल समीर और साइमा कुरैशी, और जो कॉफ़ी टेबल के कुछ ऐसे सवालात, जो एक सवाल मुझे लगता है कि वो जो रह गया जो मैंने नहीं पूछा, लेकिन वो बड़ा मज़ेदार सवाल है, और ये हर एक बंदे को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर ये मोबाइल फ़ोन्स ना होते तो ज़िंदगी कितनी सुकून दे होती है। लगता है आप कभी सोचते हैं इस बारे में? मैं कहता हूँ कि क्यों है मोबाइल फ़ोन्स, ऑनेस्टली इसके बगैर ज़िंदगी इतनी आसान और इतनी अच्छी हो जाती। प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी जो चीज़ है उसके नेगेटिव उसका यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो फिर ये सेल फ़ोन हो, चाहे फिर वो आपके रिलेशंस हों, जहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाता है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है।
कि हम इसको पॉजिटिव यूज़ करें और उतना यूज़ करें जितना इसका है। इसके लिए आप अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त, मुझे इस बात पर हंसी आती है कि हम फेसबुक जो है या आपके इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, और जो आपकी सराउंडिंग में लोग बैठे हैं, मुझे ये गिला है उन लोगों से कि जो कि इकट्ठे बैठकर फ़ोन पर जो है ना वो बात कर रहे होते हैं, और जो साथ बैठा उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। उसमें कई बार मैं खुद भी आता हूँ कि ऐसा होता है कि मैं घर में बैठा हूँ और मैं फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर इस चीज़ को ज़रा कट डाउन कर दिया जाए तो एडिक्शन हो गई है। आप एडिक्शन, ये एडिक्शन है ना, फिर वही बात है, नेचर नहीं है ना कि हम मिल्टन नहीं है हमारे अंदर, तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। आपको है कि घर में जो कहते हैं कि बच्चों से कि नहीं जी जब हम खाने के टेबल पे बैठे हों या बात कर रहे हो तो फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, इवन दो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है अपने ऊपर कि मैं खाना खाते हुए पहले मैं भी देख रहा होता था, अब मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ कि भाई नहीं। और मैंने एक सर्टन टाइम तक रखा हुआ मोबाइल कि मैंने इस टाइम के बाद मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। ये फजूल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इतना डिफरेंट, और अच्छा एक और बकवास इसकी ये भी है, डिप्रेशन देती है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और मैं हमेशा ये मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा जान लेते हैं उतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग, इसीलिए तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम है कि आप जितना इसको कम यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है। बाकी ऑल्सो हमने देखा है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज हर बंदे को शौक होता है कि अपनी बहुत अच्छी चीज़ दिखाएं, अच्छा खाना दिखाएं, मतलब कोई रोता हुआ खुद को दिखाएगा तो आपको लग रहा था यार बाकी तो सब बड़े खुश चल रहे, मैं अपनी जिंदगी में क्यों नहीं चल रही। बिल्कुल सच है। आपके लिए भी एग्जैक्टली यही सेम सवाल है कि आपको लगता है कि अगर फ़ोन ना होता जिंदगी फ़ोन ना होता तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हैं, मियाँ बीवी के साथ है या बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल शौहर घर आते हैं तो वो फ़ोन में लग जाते हैं, तो बीवियाँ कहती हैं पूरे दिन से आप अभी आए हो तो फ़ोन में लग गए हो, तो ये इससे बड़े कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए हैं। और फिर वो बॉन्डिंग ख़त्म हो गई, वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। किसी के घर में शादी हैं, व्हाट्सएप पे कार्ड भेज देते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, मेरे वालिद साहब तो कहते थे हो ही नहीं सकता जब तक घर आके तरीके तमीज के साथ आप एक तरीका कार है ना खानदानी। कार्ड्स खत्म हो गए, जहां कार्ड्स खत्म हो गए हैं, कार्ड हम जो लिखते थे, वो जो एफर्ट करते थे, एग्जैक्टली एफर्ट खत्म हो गई है, तो वो प्यार भी खत्म हो गया है। हैप्पी बर्थडे है जी एच और बी लिख दिया है, मतलब कोई एफर्ट नहीं है, तो वो हैंड कनेक्शन ही नहीं है। बात है कि आप सिर्फ लिख देंगे सालगिरह मुबारक हो या हैप्पी बर्थडे, पोस्ट कार्ड आने का खुशी, वो एक अब रिश्तों में ना एफर्ट खत्म हो गई है। तो आई थिंक हमें भी, मुझे भी कभी कभी इतना फील होता है कि यार कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ साला सिग्नल ही नहीं आता हो, क्योंकि ये एक ऐसा आपकी प्राइवेसी इसने डैमेज की है। आपको कभी भी कहीं भी दुनिया में कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, आपका नहीं दिल चाह रहा किसी से बात करने का, लेकिन आपका फ़ोन पड़ा है, आपको उठाना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार ये हेडेक हो जाती है, एक चीज़ ऐसा लगता है जैसे कोई बैठ के हमें देख रही है, तो वो सही है। हाँ, अरे आप कोई बात, आपने अगर एक चीज की सर्च कर ली, फर्नीचर आपने की सर्च नोटिस कर ली, उसके बाद आप फेसबुक पे जाएंगे, आपको वही फर्नीचर, आप बात नहीं कर रहे हो, नहीं मदिया ये फोन सुनता है, आप कुछ बोलो जी, सामने से जानी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप कोई भी बात करें और आप सिर्फ गूगल अपना खोलें और गूगल के जाके उसके सर्च पे आप कुछ लिखना ही शुरू करें, तो वो जो आप बात कर रहे होते हैं ना, वो आपको सामने रेलेवेंट सारी जो है पोस्ट आना वो सामने आ जाता है, आपको ऑप्शन दे देता है। सच है, रील्स आनी शुरू हो जाती हैं अजीब। तो अब भाई वो वाली जो बात कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये हम उस दौर में जी रहे हैं कि वाकई जिसमें दीवारों के भी कान है। अच्छा मुझे बताएं, आपने जैसे हमने पहली बात भी की कि आपका डिसीजन जब आपने लिया था कि आपकी एक मैरिज है उसको टर्मिनेट करने में, मैं कहती हूँ कि बजाय कि आप एक टॉक्सिक ज़िंदगी में रह रहे हो, क्योंकि टॉक्सिक ज़िंदगी में रहना भी आपके बच्चों के लिए बड़ा तकलीफदेह है। बिल्कुल। आपको लगता है आपके बच्चों ने उसे सफ़र किया या फिर आपने अपने बच्चों को लेकर इसमें सफ़र किया? आई थिंक ओवरऑल हम सब ने ही सफ़र किया, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो एक डैमेजिंग सिचुएशन थी वो ये थी कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो वो मैं नहीं देखना चाहती थी कि मेरे बच्चे, आप खुद तो सह लेते हैं, लेकिन ये होता है कि जब आप अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं तो वो आपको, आपके बच्चों को इतना डैमेज कर देता है कि वो शायद उनकी पर्सनैलिटी में इतने डिसऑर्डर्स आ जाते हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई औरत आती है ना, तो मुझे ये सिर्फ ये डर लगता है कि कहीं वो यही चीज़ जो है इम्प्लाई ना करें उनके ऊपर। तो बेहतर ये है कि आप अलग हो जाएं, बेहतर ये कि आप अपने फादर के पास जाएं तो एक अच्छे माहौल में, माँ के पास आएँ तो एक अच्छे माहौल में, वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन है। तो मेरे ख्याल से अब मुझे समझ आती है कि बहुत पहले ले लेना चाहिए था मुझे। बच्चे मिलते हैं अपने फादर से? जी जी बिल्कुल मिलते हैं, और मिलना भी चाहिए। हाँ ये बात। और वो जो टाइम था जिसमें आपके बच्चे आपसे थोड़ा सा दूर रहे थे, वो कितना टफ था? 4 साल का टाइम था मदिहा वो, और मेरे लिए, मैं अपने बच्चों से नहीं मिली थी, मेरे लिए वो ज़िंदगी का मुश्किल तरीन टाइम था, क्योंकि मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह ताला कभी भी किसी भी माँ बाप को औलाद का गम ना दे, चाहे वो कुछ भी हो,
क्योंकि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बट औलाद की कोई चीज़ ऐसी हो जो वो बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन बस वो भी एक अलग जर्नी थी। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया मुझ पे कि वो भी जर्नी निकल गई। लेकिन मैं अभी उम्रे पे गई थी तो बड़ा मैं एक स्पेशल अर्ज़ी अल्लाह के पास दे के आई थी, तो समझे मौजज़ा ही हुआ है। तो लेकिन होते होते 4 साल गुजर गए। 4 साल तो बड़ा मुश्किल, जिसमें स्पेसिफिकली जब कोई ओकेजन्स आते होंगे वो तो और ज़्यादा तकलीफ से होते होंगे। बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब हम पिक्चर्स भी चला है, ये मेरा बीच वाला बेटा है कबीर, अब्दुल कबीर। हाँ, और जो छोटे वाली है तो आपके बड़े बेटे दानियाल जी। और जो छोटे वाले हैं वो तलाल खान है, वो अभी he's 12 वो क्लास 6 में है। सबसे ज़्यादा से बेटों में आप किससे अटैच हैं? सच बताऊं तो तीनों से ही बहुत अटैच हूँ, लेकिन जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसके साथ मेरी कुछ अलग से बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि हम जब साथ बड़े हुए हैं ना, तो मैंने और उसने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी डिफ़िकल्ट टाइम्स साथ देखे हैं। तो वो एक अलग बॉन्डिंग है उसके साथ मेरी। अच्छा, वैसे आप इकलौती औलाद थी, तो उसके बाद जब अल्लाह पाक ने आपको 3 बेटे, जो 3 बेटे जब साथ चल रहे होते और आपके साथ होते तो कितना मज़ा था कि अल्लाह मियां ये तो मेरे दोस्त, मेरे भाई है ये अच्छा, मुझे पहले नहीं इतनी फीलिंग आती थी, लेकिन अब माशाल्लाह सब इतने जल्दी इन्होंने कद निकाल ली है। तो अब जब मैं जाती हूँ तो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। माशाल्लाह मेरा छोटा वाला भी मुझसे लंबा हो गया है। माशाल्लाह। तो अब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेरे 3 बेटे हैं और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा, क्योंकि आप लोग 2 भाई थे, तो जब आपके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, कभी आपको ज़िंदगी में बहन की कमी महसूस हुई कि यार हमारी भी एक बहन होती? तो कहते हैं ना बहनें चीज़ों को समेट लेती हैं। शुरू से ही एक मैंने पहले भी बताया कि मेरी वैसे स्टेप 3 सिस्टर्स थी और इंडस्ट्री में मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं 90% तो मेरी बहन ही बना लेता हूँ, तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं है। और जब बेटी पैदा हुई तो मेरी वालदा ने भी यही कहा था कि तो तुम्हारी बहन भी आ गई है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ने, मैंने जो चाहा, जो मांगा, अल्लाह ने मुझे सब दिया है। अगर इसके बाद भी मैं नाशुक्री करूँ तो फिर नहीं है। मेरा ख्याल है कि और इससे बढ़कर क्या चाहिए कि आपको रिश्ते भी दिए, औलाद भी दी, आपको जो है वो प्यार करने वाले लोग भी दिए। सब होने के बावजूद भी अगर आप भर नहीं रहे हैं ना, तो फिर आपके अपने अंदर प्रॉब्लम है। बाकी सब चीज़ें सही हैं। आपके अगर आप दोस्त अच्छे मिल जाएं, वो बन जाएं, तो ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। बच्चों में आप सबसे ज़्यादा किससे करीब हैं? मेरी बेटी जो है ना, वो उससे मेरा बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह से मैं कभी जाऊँ घर लाहौर, तो डू यू बिलीव मधिया कि जब तक वो मेरे पाँव दबा के मुझे सुला ना दे, वो सोती नहीं है। वो इतनी माशाल्लाह से ओबीडियंट है और इतनी प्यारी है वो। तो अल्लाह का मैं कहता हूँ कि जितना मैं शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे हर तरह से नवाजा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके बच्चों में से किसी का रुझान है इंडस्ट्री में आने का, फील्ड में? नहीं, वो हमारे, अच्छा आपको ये भी एक सच है, हमारे घर में टीवी तो है, लेकिन टीवी पर देखता कोई कुछ भी नहीं है। मुझे खुद टीवी देखे हुए कोई 8-10 साल तो हो गए हैं। मैं अपने प्लेस भी नहीं देखता। और आपका तो काम ही सारा हमारा टीवी काम का, यही तो है। बच्चे आपकी प्लेस देखते हैं? ना होने के बराबर नहीं देखते। हमारे वो है ही नहीं, टीवी नहीं है उस तरह से कि वो देखें, और बहुत कम चलता है हमारे घर में टीवी। मेरा ख्याल है कि टीवी हमारा जो है ना वो कैमरास के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो मेरे कोई ऐसा फैमिली में नहीं है कि इंटरेस्ट भी हो। मैं खुद जो है वो नहीं देखता हूँ कि मैं कहूँ कि यार कि मुझे अपना कोई प्ले देखे सालों गुजर गए। मेरा ख्याल है लास्ट मैंने अपनी मूवी देखी थी, और वो भी जब मैं फेस्टिवल पर गया था टिफ पे, वरना मैं अपना काम भी नहीं देखता हूँ। और दूसरों का काम तो दूर की बात है, मैंने अपना काम मैं वो भी नहीं देखता हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। इवन तो अभी आपने जब वो पैकेज चलाया तो मैं देख के हंस रहा था कि यार ये मैं हूँ तो मुझे नहीं अच्छा। तो इसी तरह से मेरा ख्याल है कि मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों का भी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर बच्चे कल आप वो ख्वाहिश का इजहार करते तो सपोर्ट करेंगे आप इनको? नहीं, मैंने अभी वही बात बोली है कि 25-26 करोड़ आवाम में से 0.0012% लोग हैं जो इसमें अपने नाम कमा पाते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है। आप मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, आपने भी देखे जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी इसमें बर्बाद कर दी है, और आज भी वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, और वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, और उसी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आज अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, और पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है। सर, क्योंकि आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी बड़ी रही है, तो बेगम कितनी वैसे इसमें कंसर्न रहती थी आपकी? और बेगम को चुना कैसे वैसे? मतलब ऑफ कोर्स एक हंक है, ठीक है, गुड लुकिंग, मॉडलिंग भी करें,
बेगम आपको कैसे पसंद है? आपने फिर ये देखा कि भाई जितनी मॉडल्स हैं उनसे ज़्यादा ज़बरदस्त बीवी लेकर आऊँगा मैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आपकी किस्मत में हो वो आपको मिल जाता है। तो मेरी किस्मत में जो था मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का लाख लाख अम्मी ने शुक्र है। पसंद की थी, आपने पसंद की? अम्मी ने पसंद की, डेफिनेटली अम्मी ने पसंद की थी। और बहुत यंग एज में जो है वो मेरी शादी हो गई थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज़िंदगी में गलतियाँ भी होती हैं, फिर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो फिर मुझे कुछ चीज़ों की समझ बूझ हुई, क्योंकि आप छोटी एज में जब आपके पास डिसीजंस लेने की पावर आ जाती है ना, तो फिर आप रॉन्ग राइट हर तरह के डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि छोटा रहना ही बहुत बेहतर होता है, एकदम से बड़े हो जाना भी ना, तो बड़े बड़े लेकिन कारनामे अगर जिंदगी में सारे डिसीजन सही लिए तो फिर जिंदगी में फन क्या था? नहीं, फिर तो जिंदगी बहुत boring हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ डिसीजंस सही से नहीं ले पाते। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी किया। ऐसा नहीं कि आज मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो मैंने सुबह 5 बजे अखबार भी फेंका है। मैंने दिन में 5-5 जॉब्स की हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ इतनी आसान नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे याद है कि सुबह मैं अखबार फेंकता था, उसके बाद मैं मार्केटिंग के लिए जाता था, ऑफिस में जॉब करता था, फिर उसके साथ साथ मैं नेकटाइज का यूनिट था वहाँ पर जाता था। फिर उसके बाद 5 बजे 6 बजे ऑफ करने के बाद मैं एक आउटलेट थी वहाँ पे जो है वो एज अ सेल्समैन मैं जॉब करता था, और रात 10-11 बजे मैं वापस आता था। तो लाइफ इस तरह से हो जाती है। अब बड़े तो हो जाते हैं तो फिर आपकी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। उसके लिए आपका गैरतमंद होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहते हैं बस ठीक है ऐसा, तो ऐसा नहीं है। ये बड़ा आसान होता है लोगों को क्रिटिसाइज़ कर देना सायमा जी के लिए कि सिंगल मदर के लिए, तो उन्होंने इसमें कितनी स्ट्रगल फेस की होगी। लोगों की बातें, रवैये, अपनी औलाद के बिहेवियर्स, तो इतना आसान नहीं होता है किसी को आप किसी एक बात पर लेकर जज कर लें कि ये ऐसा क्यों है और ये वैसा है। हर एक के पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। बिल्कुल सही बात है। और मतलब स्ट्रगल, लेकिन मसला ये ना कि बहुत से लोग पता नहीं अपनी स्ट्रगल बयान करते हुए भी उनको लगता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था स्ट्रगल। और अगर हम अपने हमसाया मुल्क के आर्टिस्ट को देखें तो वो आपको बताते हैं उनकी स्ट्रगल क्या थी, और देन यू लर्न फ्रॉम देम। नहीं मरियम, एक बात सॉरी मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी स्टोरी वही रिवील करता है जो कि सक्सेसफुल है। जो फेलियर है ना वो अपनी स्टोरी कभी भी रिवील नहीं करता, और वो इसलिए भी नहीं करता क्योंकि उससे कोई पूछता नहीं है कि तुम्हारी स्ट्रगल लाइफ क्या है। और तो बहुत से लोग वो ओन नहीं करते, ये भी तो मसला। हाँ, वो फेक लोग हैं ना, वो फेक लोग हैं जो कि अपनी रियलिटीज़ को भूल जाते हैं। जो आप हैं, अगर आपको वो याद है, अगर आपको आज भी आपका होम एड्रेस याद है और आज भी आपको अपना पहला वो जो है फ़ोन नंबर याद है, तो आप सही इंसान है। सही इंसान है। और ये देखिए मतलब हम तो कामयाब चेहरे देखते तो हमें ये नहीं मालूम, हम कहते हैं यार अल्लाह मियां देखें ये कितना ज़बरदस्त मज़े की लाइफ जी रहे हैं ना, उन्होंने स्ट्रगल की हुई है, दे हैव डन देयर जॉब, दे हैव और एवरीवन हैज देयर ओन इश्यूज। ऐसा कोई भी नहीं है जो इश्यू से फ्री है। और हर, मैं तो कहती हूँ हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक जंग लड़ रहा है। तो प्लीज़ लोगों को जज करना छोड़ दें कि क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी उसकी हो। अच्छा, आपको कभी कोई स्टॉकर फैन मिली है जो कि घर तक पहुंच गई हो? अच्छा, होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस घर तक, तो खैर मैंने कभी किसी को घर दिखाया ही नहीं। हाँ होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी टास्क होता है कि आपने किस तरह से लोगों को हैंडल करना है। मेरा ये मानना है कि कोई आपके घर तक तभी पहुँचेगा जब आप उसको घर का रास्ता दिखाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ होती है ना, कुछ फैंस पीछे पड़ जाते हैं, अजीब, आप भी डर जाते हैं कि यार भी क्या मसला है इनके साथ। होता है, आपके साथ भी होता होगा। होता है कि लोग आपको जो है स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन कॉल मैसेजेस इंस्टाग्राम पर। तो बेगम कभी परेशान होती है इससे? नहीं, पहले तो होती थी, फिर उन्होंने छोड़ो, ये तो ऐसा ही है, ये रूटीन का काम है। नाराज होती थी वो? नाराज पहले होती थी, अब तो वो कहती कि शुक्र अल्लाह का, ठीक है, सही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जिस टाइम में इन्होंने मॉडलिंग भी की है, वो टाइम वाकई ऐसा था कि हमारे मॉडल्स यूज्ड टू बी द हार्ट थ्रॉब, कि आप कहते हैं क्या ज़बरदस्त मॉडल। उसके बाद से अब वो मॉडल्स में वो चीज़ नहीं रही, मतलब आपको सब नाम याद होते थे ना कि कौन कौन मॉडल। अच्छा, उस वक्त इतना मेरा ख्याल है एक्सपोजर भी नहीं था, और फिर इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। अब तो आप अपने मोबाइल पर अपनी वीडियो अपलोड करें और फेमस हो जाएं, अब तो वही वाली बात है। उस वक्त बहुतात नहीं थी, कम लोग थे, मैगजीन में आते थे। अब क्योंकि इतने लोग हैं और लोग बहुत सारे हुजूम में खो भी गए हैं, बिल्कुल ऐसे भी है। अच्छा साइमा, मुझे आप ये बताएं, आप यू आर यंग और आपने एक फैसला था आपने बड़ा ले लिया, आगे आपने सोचा कि आपने मूव ऑन करना है। कभी आपके बच्चे भी आपसे कहते हो क्योंकि हमारे यहाँ बंदे मूव ऑन कर जाते हैं, ख़वातीन नहीं करती, तो आपने सोचा कि हाँ भाई
नहीं, खवातीन भी कर जाती हैं, अच्छी ऐसी बात है, नहीं बिल्कुल और मेरे राइट ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल राइट। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आगे मैं मूव ऑन नहीं करूँगी, लेकिन अभी कोई मेरा प्लान नहीं है मूव ऑन करने का। लेकिन हाँ, अगर कोई बेहतर इंसान मेरी ज़िंदगी में आता है तो वाई नॉट, क्योंकि ये हक़ तो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने बच्चों पे फोकस कर रही हूँ, अपने पे फोकस कर रही हूँ और अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। और बच्चे वैसे आपसे कहते हैं कि जी अम्मा आप जरा मतलब नहीं, ठीक है, हम तो हरगिज़ अपने नहीं, हरगिज़ नहीं। तीनों तो ऐसे जैसे कहाँ कौन क्या ऐसे पीछे लगे होते हैं। लेकिन ऐसे इस टॉपिक पे मेरी तो कभी वाली बात होगी ना, 3 भाई हैं मेरे बड़े सख्त। लेकिन मदीहा मैं बताऊं, मेरा जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह वो अभी सेंसिबल, तो वो अक्सर कभी मेरी इस टॉपिक पे बात होती तो वो हमेशा मुझे ये कहता है कि आपकी मामा ये आपकी लाइफ है, इट्स योर लाइफ, आप जिस चीज़ में खुश हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो दानियल का मुझे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। सही। अच्छा, जो भाई हमारे जो टेलीविज़न के जितने भी फेसेस हैं ना, सिर्फ ये नहीं कि उनके वैसे काम की, उनकी अपने आप को एक शेप में रखने की भी स्ट्रगल होती है, एक फिटनेस की भी स्ट्रगल है। वो आप लोग तो जो बड़े मतलब हम लोग जो इतने मज़े से हर चीज़ खा लेते हैं, ये नहीं खा सकते ना, मतलब ऑफ कोर्स दे हैव टू लुक ब्यूटीफुल। एंड तो वो मुझे बताएं, वो आपकी फिटनेस का क्या राज है? किन किन चीज़ों को आपने ज़िंदगी में नो कह दिया हुआ है? अच्छा, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे कि मैं बेकरी आइटम ना होने के बराबर मैं यूज़ करता हूँ। और दूसरा, हमारे भूख रख के मैं खाना खाता हूँ, मैं पेट भर के खाना नहीं खाता हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है स्पेशल के जी कि मैं सुबह, यही है तो यही है वो फार्मूला। अब साइंस ये कह रही है, वो फार्मूलाज यही है, को वो नहीं है कि आप भूख रख के खाना खाएं, रात का खाना जल्दी खा लें और सुबह जो है वो आप हेल्दी फूड लें। तो मेरा ख्याल है कि उसके अलावा कोई ऐसा ख़ास मैं कहूँ कि जी कि मैं न्यूट्रिशन से मेरा ये लिखा हुआ है तो मैं सैलड ये खाता हूँ, ये मेरा टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल नॉर्मल डाइट है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हेल्दी डाइट लूँ और दूसरा जो है वो भूख रख के खाना खाऊँ और एक टाइम टेबल के हिसाब से लूँ खाना, यानी कि आधी रात को भी उठ के तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ, तो ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सब यही काम करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और बाकी एक्सरसाइज वगैरह तो हम कर ही रहे होते हैं, वो तो है ही है। अच्छा, लाहौरी फूड मिस करते हैं कराची में रहते हुए? तो यहाँ मेरा, अच्छा मैं एक बात बोलूँ, शुरू में मैं आया ना तो हम यही कहते थे जी लाहौर के खाने तो फलाना बेस्ट खाना कराची का ही है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि जितने यहाँ पर कल्चर है, जितने यहाँ पर टेस्ट हैं, और लाहौर में सिर्फ 3-4 चीजें हैं। लाहौर में सिर्फ पंजाबी खाना है, वो कढ़ाई है, चने हैं, खाना मिलेगा, दिल्ली वालों का खाना मिलेगा, बोहरी फूड आपको मिलेगा, जायके के साथ, जायके के साथ इतनी वैरायटी ऑफ फूड है। तो अब मैं कहता हूँ, सॉरी मैं शुरू में यही कहता था कि नहीं जी लाहौर का नहीं, मैं आपको सेकंड करती हूँ यहाँ पे। तो मैं जब यहाँ पर आया और उसके बाद मैंने इतनी वैरायटी ऑफ फूड्स देखे, मैं डोसा मैंने कभी नहीं खाया हुआ था, वो गुजराती फूड एग्जैक्टली, बिल्कुल हाँ। तो इसी तरह से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड तो कराची में है, नो डाउट, और टेस्ट वाला। अच्छा, असल में मसला ये ना कि अब जो पंजाबी है ना, जो लाहौर से, तो हमें हर चीज़ में गोश्त की आदत होती है। हम सब्जी को उसके उस एहतराम और डेकोरम के साथ पका ही नहीं सकते। हमारी हर सब्जी के अंदर गोश्त होता है, आलू और गोश्त। हाँ, आलू और गोश्त, वाकई मतलब ये दोनों फारिग फेरे होते हैं। दाल गोश्त, गोभी गोश्त, भिंडी गोश्त, हर चीज़ में करेले गोश्त, मतलब गोश्त हैज टू बी एवरीवेयर। हाँ, अच्छा आप मुझे बताएं, जो क्या कहते हैं स्पेसिफिकली, जो मैं खाने वाले की बात करती कि आपने फिर खुद को कैसे मेंटेन किया हुआ है? मुझे तो मदीहा समझे 4 साल लगे हैं अपने आप को टोन डाउन करने में, क्योंकि मैं काफ़ी चबी थी और काफ़ी मेरा वेट था। तो अब वही वाली बात है कि अब जो नॉर्मल ऐसी कोई ऐसा, अच्छा मैं कोई साइंस नहीं है जो मैं कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ है, लेकिन ये कि मैं सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को देखें, जितना आप समझती हैं उतना कोई नहीं समझता। बिल्कुल ऐसे। तो बस उस हिसाब से आप अपना खाना स्टार्ट करें। बस वही है कि अपनी ज़िंदगी से मीठा कट डाउन कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स कट डाउन कर दें। मीठा आप ज़िंदगी से मीठा निकाल दें, आप वैसे ही टोन डाउन होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मीठा एक ऐसी चीज़ है कि आप समझें कि कैंसर सेल्स तो सब में होते हैं, आप खिला रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं। तो बस 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चली जाती। तो समझेंगे 14, 15, 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। तो ये, और फिर जिम स्टार्ट है मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरमिटेंट वैसे वर्क्स लाइक मिरेकल। और जैसे इन्होंने बात भी की ना, तो मैं आपको बताऊँ, ये रिसर्च भी है साइंस की, कि जो आपका ब्रेन है ना, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वो थोड़ी, जब आपका पेट भर भी चुका होता है ना, उससे भी थोड़ी देर बाद आपके दिमाग को मैसेज पहुँचाता है कि बस आपका दिमाग जो पूरी बॉडी के मैं फुल हूँ। आप फुल हो चुके होते पहले से, तभी वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी भूख रख के आपने, तो आपने इसीलिए, क्योंकि आप फुल हो चुके होते हैं, लेकिन
लेकिन आप आपको अपने message मैदे को करने अगर तक पहुंचता है। वैसे अगर ब्लोट कर हाँ। देंगे तो फिर वो और मांगेगा, ये भी बात है। आप देखें, आप अगर मीठा खाना शुरू कर दें, आपकी बॉडी क्रेव करती है, हाँ। मीठा 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 चाहिए, मीठा चाहिए, फिर आप अजीब से हो जाते हैं। बट वो एक टाइम के बाद जब आप मीठा शुगर एक हफ्ते में आप खत्म करते हो, बॉडी की क्रेविंग खत्म हो जाती है। अब मैं जैसे सुबह उठ के मेरा एक है रूटीन कि मैंने जो है वो गर्म पानी में अदरक और दालचीनी और इस तरह की चीज़ें वो करना है और उसके बाद हनी जो है वो उसमें मिक्स करना है। ये मेरे अर्ली रूटीन है। ये आपकी पता है, ये बॉडी आपको कहते हैं साइकोलॉजिकली भी हील करता है। हील करता इट्स नॉट है। ओनली के अंदर से हाँ। फिजिकली आप हील हो तो रहे हैं। ये सुबह उठ के मेरा निहार मुँह जो है वो मैंने ये कप जो है वो पीना होता है। बस आज से ये तो ये मैं भी सोहेल से मुझे जैसे पता, मैं छोटी सी ब्रेक लेंगे, मुझे ब्रेक से वापस आते हैं, सारी गेम्स रहेगी भाई, ब्रेक के बाद होता है कुछ बातों में लगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वैसे मुझे आप दोनों से एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी मेन प्रोटैगनिस्ट, मतलब जो हीरो हीरोइन का किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें अब आप लोग एक ट्रांजिशन में आ गए कि आपने अब फादर के कैरेक्टर भी शुरू कर दिए हैं। सो वाज इट इजी फॉर यू, आपके लिए ट्रांजिशन आसान था? मेरा ख्याल है कि एक्टर जो है ना वो किसी कैरेक्टर के लिए नहीं होता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरा ख्याल है कि हमारे पुराने जितने भी एक्टर्स थे वो अपनी यंग एज में ओल्ड कैरेक्टर्स जो है ना वो प्ले कर रहे होते थे। इसमें उज़मा गिलानी साहिबा या फिर दोस्त जमाल या और ऐसे बहुत सारे लोग जो होते तो यंग थे लेकिन वो ओल्ड कैरेक्टर्स को भी प्ले कर रहे होते थे। हमारा वही जो हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम उस वक्त थोड़ा मुझे लगता है सिक्योर थे। अनफॉर्चुनेटली लेकिन अभी हमारे I'm लिए sorry, मैं आपकी बात काट रही हूँ सोहेल, ये इट्स व्हाट डू यू कॉल, आप मैं कहती Dilemma हूँ ये शेमफुल बात है कि हमारे कैरेक्टर के लिए कोई हमारी हमारे age के लिए एज के लिए कोई कैरेक्टर नहीं लिखे character नहीं लिखे जाते, जाते। जो कि बहुत सैड पार्ट है। वो आपकी बात ठीक है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट ही नहीं है जो कोई कैरेक्टर ना कर पाए। ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हमारी एज के कैरेक्टर्स क्यों नहीं लिखे जाते, मेरा सवाल है। क्यों? मतलब ठीक है, हम किसी की भी माँ किसी की भी बाप बन सकते हैं, बट लेकिन एक सर्टन आपका एक एज है जिसमें आप आ गए। आप पूरी दुनिया में देखें, जितने मैच्योर लोग हैं उन पे पूरी पूरी मूवीज बन रही हैं यार, पूरी पूरी सीरीज बन रही हैं। तो यहाँ पे भी बन रही हैं। एक तो मदिया, एक ऐसा तो नहीं अगर है। आप पे टैग लग जाए कि जी आप मैरिड हैं, बस भाभी बना दो, अम्मी बना दो, बहू बना दो, क्यों भाई? तो ये एक है जो कि रीजन की हमारी इंडस्ट्री की नहीं, लड़कियां हमारी लेट industry शादी में भी करती है। हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे एक्टर्स हैं नहीं, पूरी जिनके दुनिया लिए में औरतों लेकिन की वो कम प्रोड्यूसर्स एज। भी हैं जो अपने लिए खुद लिखवा रहे हैं और कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी तो बनना ठीक है, पड़ेगा। मैं एक बात बोलूँ, मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ ना, मैं सेटिस्फाई हूँ कि ठीक है यार। कहीं ऐसा भी होता है कि यहाँ पर बाय चॉइस बहुत कम मार्जिन मिल रहा होता है कि आप अपनी चॉइस से काम कर रहे हो। जब आप अपनी लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की चक्की में पिस रहे होते हैं तो फिर आपके पास चॉइस नहीं होती। Exactly. फिर आप काम कर रहे होते हैं यार कि और अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए। फिर आप ये नहीं देखते हैं कि मैं फिर आपका father choice character- नहीं। फिर या आपके मुझे पास हीरो choice का नहीं। किरदार करना है, लेकिन वो ये ठीक एक है। सवाल तो मिल है। जाता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता। सायमा जी को भी कोई कैरेक्टर मिल जाता जी। होगा, मुझे भी ऐसे मिल जाते हैं। अगर मैंने 2-3 प्लेज एज अ फादर किए हैं तो 2-3 प्लेज मुझे ऐसे भी मिल गए जिसमें मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिल गए। लेकिन हमारे ऊपर टैग ये लग गया है जी। अच्छा यार कि अब बाप के कैरेक्टर के लिए या बिल्कुल। सायमा जी के लिए, माँ के कैरेक्टर के लिए इनको फ़ोन कर लो, क्योंकि वही बात है कि कैरेक्टर्स लिखे नहीं जाते उस तरह से। और कई बार हमारे बच्चे हमसे 5-5 मिनट छोटे होते हैं, हम उनके सच है। कैरेक्टर प्ले कर रहे होते ये हैं। सच है। लेकिन ठीक है, सो व्हाट, लेकिन ठीक है। हाँ सही है। अच्छा, जबरदस्त आप सेटिस्फाइड अपने काम से? देखें वो कहते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला, कहता है कि यार कि तुम इकरा अजीज़ के अब्बू बन गए। मैंने कहा यार मैं इकरा अजीज़ का अब्बू बन के अपने बच्चों का अब्बू बन रहा हूँ, उनके लिए कमा रहा हूँ। तुम तो घर बैठे हुए हो ये सोच करके मुझे अब्बू नहीं बनना, तो तुम अपने बच्चों के अब्बू नहीं बन पा रहे। जो बात सच है, बड़ी डीप बात है ये बात बिल्कुल सही बात है। बहुत यार deep है। बात है। अच्छा जी, मेरी टीम मुझे कह रही मदिया जी हमने थोड़ी सी जो 3-4 और गेम्स वगैरह बना लिए हैं क्योंकि हमें तो वाकई ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने बिछड़े लोग थे, मिल गए, बैठ गए, हमारी बातें नहीं खत्म हो रही। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ सवालात करूंगी और मैं आपको ऑप्शन भी दूंगी। सही है। मतलब आप लोगों को मैं ये नहीं कि कुछ आपने उस ऑप्शन में से मुझे जवाब तो देना है। डब्बा कहाँ खुलेगा? डब्बा अभी खुल रहा है। आपके जवाबात में उसका डब्बा होगा। ओके। अच्छा जी, किसी गैंगस्टर के रोल में कुछ सवाल, किसी गैंगस्टर के रोल में आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर जो है वो फिट बैठेगा? 3 ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, दानिश तैमूर, फिरोज खान और फरहान सईद। सुहेल समीर।
मैं खुद क्यों ना कास्ट हूँ, मैं इनको क्यों कास्ट करवाऊँ? ये चीज आपको क्या लगता है? पहली ऑप्शन है ये, जबरदस्त। चलिए जी, अब किसी गैंगस्टर के रोल में कौन सा एक्टर फिट रहेगा? सोहेल समीर, दानिश तैमूर, फिरोज खान एंड फरहान सईद। खैर सोहेल तो इज नहीं, अब मैं सामने बैठा हूँ, मेरे अलावा किसी का नाम बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है मेरी नहीं, मुझे ऐसी कोई पता कहानी है। नहीं है। सोहेल तो बहुत ही स्वीट हार्ट है, ऐसी बात नहीं है। बट आपने जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, आई थिंक अगर आप किसी को डॉन शॉन बनाना चाह रहे हैं तो आई थिंक दानिश तैमूर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ढल जाता है कैरेक्टर से। गलत नहीं। सीरियल किलर का किरदार कौन बेहतर अदा कर सकता है? अदनान सिद्दीकी, यासिर नवाज और जैन बेग। अदनान सिद्दीकी, यासिर नवाज और जैन बेग। तीनों इतने इनोसेंट और इतने अच्छे हैं कि सीरियल किलर सीरियल किलर मुंह से मासूम लगते हैं। मेरा ख्याल से जैन बेग। हाँ, जैन बेग। कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लुक्स में जाके आपको लेकिन आपको वो नहीं पता बहुत आपके अच्छा अंदर है। क्या है, तो जैन ये बेग। भी होना चाहिए। जैन सही। आपको ऐसा किरदार जो जहनी तौर पर बीमार लड़की का लीड रोल हो? यमुना जैदी, आयजा खान और कुबरा खान। आई थिंक यमुना अच्छा करेगी, हाँ, साइकोटिक, बिकॉज वो है बहुत बड़ी अच्छा। वर्सेटाइल। हाँ, यंग टू ओल्ड ट्रांजिशन का किरदार इस वक्त आपके ख्याल में कौन अच्छा कर सकता है? सबा कमर, महविश हयात या माया खान? सबा। 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 इनमें से कौन है जो कोई भी कैरेक्टर बड़े आराम से कर सकता है? सवेरा नदीम, नादिया जमील। सवेरा नदीम, सवेरा नदीम, सवेरा नदीम। मैंने कहा मैं बाकी मुझे ऑप्शन ही नहीं हाँ, सुनने। सवेरा सवेरा नदीम, नादिया जमील और सानिया सईद। नादिया जमील भी अच्छी हैं। जरसान, आप तीनों नाम इतने अच्छे हैं, लेकिन मैं सवेरा मैम यही तो को मुश्किल मैं है। इसलिए कहूँगा कि बिल्कुल। मुझे यही तो डब्बा खुलता है। सानू भी कोई कमाल है। नो डाउट, और नो डाउट, कोई शक नादिया भी बहुत कमाल एक्ट्रेस। बिल्कुल। वैसे ये तीनों वाकई कम। तीनों मेरा ख्याल है कि इनमें कोई कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, सच है। मतलब आप इन एक तीनों कैटेगरी से भी को- ऊपर की हाँ। एक्ट्रेसेस हैं ये। ये कोई भी कैरेक्टर इन तीनों से आप करवा लें, ये तीनों जबरदस्त है। मेरे पास तुम हो अगर हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ये इसमें ना होते तो कौन से 2 अदाकार इनको अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते थे? मैं फिर आपको पेयर दूंगी। पहला पेयर है फैसल कुरैशी और हमजा अब्बासी का। नंबर 2 है बिलाल अब्बास और शहरयार मुनव्वर का। और नंबर 3 है मिकास जुल्फिकार और जाहिद अहमद का। फैसल कुरैशी और और हमजा अब्बासी हैं। हमजा अब्बासी। हाँ, आई थिंक मैं भी यही सोहेल के है। साथ फैसल कुरैशी जाऊंगी, और लेकिन आई हमजा थिंक जो उन्होंने कास्टिंग की है वो परफेक्ट वो भी कास्टिंग, परफेक्ट कास्टिंग है। वो तो भाई इतने कोई लेकिन वो strong- पहला ऑप्शन बेस्ट है। फैसल जैसा कोई एक्टर नहीं है हमारे पास। हाँ, ये बात। बस मुझे बताएं, अपनी आपकी फैमिली में कोई सब बहुत अगर और भी एक्टर्स हों तो आपको लगता है कि कंपटीशन होता है? नहीं, कंपटीशन तो नहीं होता, लेकिन हाँ आप पे आप खुद भी कंपटीशन करते हैं कि लोग करते हैं और उसको देखो लेकिन ना। हाँ कंपैरिजन हो जाता है, और फिर आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपनी फैमिली को, तो वो एक आपके ऊपर लेकिन एक माशाल्लाह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती पूरी है। फैमिली में, मैंने दानियल के साथ भी काम किया है, ये सबके सब कोई गॉड गिफ्टेड लोग हैं, वो सबके सभी एक्टर हैं और इनकी सबके genes सब में आला run in the performer family. हैं। Thank you, Honestly, सोहेल, thank you. नहीं, ये अच्छा, सच है। पिछले दिनों ना हमारे साथ रैम्बो भाई आए हुए थे, रैम्बो साहिब आए हुए थे, तो रैम्बो भाई ने ये बात की कि जब मैंने इनसे पूछा कि इंडस्ट्री से आपको किसी चीज़ का शिकवा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑलमोस्ट लाइक 32-35 साल हो गए काम करते हुए, मुझे अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला। उन्होंने कहा मुझे छोड़ें, मेरी सास निशो बेगम को भी कोई अवार्ड नहीं मिला, आपकी अम्मी ने इतना से काम किया है। और वहाँ पे भी हम ये देखते तो आपको लगता है कि हाँ इंडस्ट्री कदर नहीं करती लोगों की, जो सीनियर बहुत से लोग हैं? बिल्कुल कदर नहीं करती। सीनियर्स को तो ऐसे छोड़ दिया है जैसे कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इंडस्ट्री में। आप ये देखिए उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब आप उनको याद रखिए, उनको बुलाएं, रिस्पेक्ट दें। वो तो आती ही नहीं है, तो भाई आप बुलाएंगे तो आएंगे ना, आप रिस्पेक्ट दें, तरीकाकार। तो ये इंडस्ट्री का फॉल्ट है, मैं तो ये कहूँगी। और आपको लगता है कि हमारे यहाँ स्टार की असल कदर यहाँ लोगों को तब आती है? मैं हमारे बहुत सारे कमेडियंस को भी देखती हूँ, लोग उनको तब ट्रिब्यूट पेश करना ज़्यादा शुरू करते हैं जब वो चले जाते जी जी, मैंने आपसे कहा था जिंदगी में, हाँ। ना, मरने के बाद इज्जत मिलेगी। या फिर अगर हमसाया मुल्क से वो काम करके आ जाएं तो फिर उनको मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये परफॉर्मर है, ये एक्टर है, इसको दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब हमारी मजबूरी बन गया है। लेकिन उसमें भी कई लोग हैं जो कि डंडी मारते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं इसकी ये बात है तो इस वजह से इसको ये फेम मिल रहा है, या इसके ये कनेक्शंस हैं, तो वही ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। तो लेकिन बाकी इंडस्ट्री के लोगों को लगता है कि लोग हाँ मानते हैं कि भी हाँ बॉलीवुड से काम करके आ गए ना, अब ये स्टार बन गया, चलो जी, हाँ, चाहे उनका वहाँ पे किरदार से भी छींका हो।
छींक मार के वापस आ गए। लेकिन हमारे यहाँ पर है, अच्छा ये ऐसा भी है कि माशाल्लाह से जिनके नाम बने उन्होंने परफॉर्म भी किया है, खाली ऐसा नहीं कि खाली चीख मार के नहीं आए हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर परफॉर्म किया है और माशाल्लाह से अपनी जगह बनाई है। अपनी जगह बनाई है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लोगों को, उन लोगों को जगह क्यों नहीं दे प्रोवाइड करते, हम उनको वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं। प्रॉब्लम तो ये है, यानी कि हमें ये लगता है यार कि अगर ये इसको इज्जत दे दी ना तो ये तो फिर हमें इग्नोर कर देगा या हमें उस तरह से पूछेगा नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने ना है। कहीं ये भी देखा कि आप जैसे अगर हमसाय मुल्क से काम भी करके हैं तो ठीक है, आपको बड़ी बड़ी कैंपेन्स और एड्स तो मिल जाएंगी, लेकिन काम में ऐसा लगता है जैसे इंडस्ट्री कोई ना कोई बदला ले रही होती है। लो जी अपने आप को इतना समझने लगे इसको काम ही नहीं देना। हाँ, ये चीज़ जी, होती जी, है बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल है। है, कि अगर बिल्कुल आपको है। कोई कैरेक्टर बहुत हिट हो जाए तो एक तरह से बाकी लोग बदला लेने में आपको फिर आगे काम ही नहीं देते। नहीं थोड़ा सा। देते कि ये इसकी डिमांड्स बढ़ गई हैं, बिल्कुल, इसका बिल्कुल। दिमाग जो है वो ख़राब हो गया हाँ। है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ जी जी पर, बिल्कुल है, ये और ये हम सब फेस करते हैं। हाँ, मेरा एक खुदा और मोहब्बत वाला कैरेक्टर काफ़ी फेमस हुआ और बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट हुआ। डू यू बिलीव कि मैंने 6 माह तक मुझे किसी ने कोई काम ही नहीं दिया था, मुझे ऑफर ही नहीं किया था, हालांकि वो इतना फेमस चल रहा था और मैं कह रहा था कि अच्छा। और आपको लग रहा होता है कि बस चलो और हमारी जबरदस्त हो एक्सपेक्टेशन गया, इतनी तो हाई हो फिर- जाती हाँ। हैं और मजे की बात सामने से काम ही नहीं आ रहा होता। काम ही नहीं आ कहते हैं, पता रहा। नहीं। अभी लास्ट 2 सालों में मैंने इंटरनेशनली 2 प्रोजेक्ट्स किए, तो मुझे तो कोई ऐसी जो है वो नहीं मिला अप्रिसिएशन उस तरह से। मैंने वो ज्वालेंट की तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि वो ऑस्कर तक वो फिल्म गई। उसके बाद मैंने एक और फिल्म की बकरी के नाम से, उसकी दोनों बहुत रिलीज़ different, हुई हाँ। वहाँ पर रेड सी फेस्टिवल में। तो यहाँ इंडस्ट्री में तो उस तरह से वो और हुआ ही नहीं जॉयलेंट कभी। इतनी इंटेलिजेंट, वो जब लिखी भी पता खैर लोगों ने तो उसको पता नहीं क्या बना दिया कि उसमें क्या कुछ है, लेकिन जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं वो डिप्रेशन घर लेके आई थी। तो वो ऐसी फिल्म थी कि आपको देखिए- सोचने मजबूर कर दी थी कि हमने अपनी खवातीन के लिए किया क्या है। किया है। देखिए अब बात वही है कि लोग क्रिटिसाइज तो कर रहे होते हैं, हम अपनी बुरी पिक्चर नहीं दिखा रहे होते हैं, हम सिर्फ सोसाइटी को ये बता रहे होते हैं कि ये भी एक एलिमेंट है हमारी लाइफ में जिसको हमें ठीक करना है। हम उसको ठीक करने के बजाय उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारी सोसाइटी में सोसाइटी ये सब हो रहा है, नहीं छुपा सकते इस हम चीज़ से, दिखा आप नहीं face सकते, करें। बता नहीं सकते। तो ये अच्छा, आपने कहा कि आपको कुछ अवार्ड्स जब के लिए बुलाया भी गया तो आप वो नहीं लेने के लिए गए, क्यों? वैसे तो मुझे अभी तक कोई 4-5 अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन बात फिर वही है कि मेरी अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं है कि मैं डिज़र्व ही नहीं करता, कि मैंने ये कोई ऐसा काम अभी तक किया नहीं है जिसके लिए मैं कहूँ कि यार कि ये अवार्ड मैं डिज़र्व करता था। नहीं, तो अंडर मैं एस्टिमेट ना करें आप। ये आपको मैं बताया ना, ब्रेक में बात करते एक सिंड्रोम होता है कि आपको लग रहा था इन्हें भी आपने अचीव नहीं किया था। हाँ, मुझे अच्छा कि ऐसा नहीं है, मैं और जहाँ मुझे लगा कि यार ये मैंने कैरेक्टर ऐसा किया है, इसके बाद तो बात बनेगी। और वो मैंने अभी एहसन तालिश का एक प्ले था मुश्क, उसमें मैंने एक वो ओल्ड एज कैरेक्टर किया था, तो मुझे उससे था कि यार कि ये कैसा मैंने कैरेक्टर प्ले किया है जिसको देखकर मैंने वो वाहिद प्ले है जिसको उसके वो चंक्स मैंने खुद देखे, मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन हुई वो देखकर कि यार मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ। तो वो किसी ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, और वो वाला काम जिस पर जो है वो मुझे अवार्ड्स दिए जा रहे थे, अबे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये एक आपकी अपनी सेल्फ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप सीन परफॉर्म करते हैं, एक्टर डायरेक्टर कह देता है डन ओके कट, लेकिन आपको पता होता है कि आपने उस तरह से थ्रू ही नहीं हाँ, किया है, कि मैं इससे बेस्ट कर सकता था, बेस्ट कर सकता वो था, चीज़ होती है। तो आप दोबारा कर रहे होते। सेट में ऐसी कोई चीज़ जो आपसे बिल्कुल बर्दाश्त ना होती हो? बदतमीजी, डिसरिस्पेक्ट, वो मैं बर्दाश्त नहीं करती। आप कुछ भी करा लें, बिल खाना ना दें, मैं मंगवा लूँगी, बट डिसरिस्पेक्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको सेट पे से कौन सी चीज़ें आप कहते हैं ये बर्दाश्त नहीं हो सकती? मेरा ख्याल यही एक बात है, जब कई बार ऐसा होता है कि हमारी को स्टार्स जो है, हमें अलग से वॉशरूम चाहिए, हमें अलग से रूम चाहिए, तो मैं कई बार कह देता हूँ कि क्या ये नॉन मुस्लिम लेकिन ठीक है, मैं एक बात बोलूँ, मैं इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ले रहा होता कि कंपैरिजन में जाऊँ कि उसको इतना मिल रहा है तो मुझे उस तरह से नहीं दिया जा रहा। लेकिन बात वही है कि आप मुझसे इज्जत से बात करेंगे। मैं ऑनेस्टली, ये सामाजिक में भी क्वालिटी है, हम सेट पर जाके स्पॉट बॉय से लेकर सबको सलाम करते हुए जाते हैं। ये नहीं कि वो हमें आकर सलाम करें, हमें इवन दो कि जो हमारा स्पॉट बॉय जो हमें कॉफ़ी टी दे रहा होता है, हम उसको भी थैंक यू बोल रहे होते हैं कि हमसे हमारे लिए ये काम करे, और इतना टफ जो है ना उनका काम होता है कि सारा हम तो फिर एसी में बैठे होते हैं, बेचारा सारा दिन टेक्नीशियंस और ये सारे लोग गर्मी में बैठ के हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। तो सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, बाकी तो है।
बिल्कुल सही। और वाकई बात, हम तो चले, मैं एज ए एंकर भी, हम तो चले वो सोफे बैठ के सुकून से AC ऐसे परफॉर्म करके, लेकिन जो पीछे हमारे कैमरामैन और जो हमारी पीछे टेक्निकल की टीम है, वो लोग जो कि बाहर भी निकली फील्ड में भी हमारे लिए काम करें, उनका इसमें जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, अब आजकल के जो जूनियर्स हैं, आपको लगता है कि वो पहले जैसे जूनियर्स बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, उस टाइप के हैं? मदिया, मैं या वो सीनियर्स को बहुत इजी लेते हैं? नहीं, कुछ हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग भी आए हैं, लेकिन ये कि मैंने कुछ पढ़े लिखे जाहिल भी देखे हैं, तो ये मैं अब आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन हम जब पहले अपने जो हमारा पुराना बैच था, जब हम उनके साथ जाते थे, तो हमारे जहन में शायद ये कभी आता भी नहीं थी ये बात, ये मतलब कि कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात होगी। लेकिन अब हम सेट पे जाते हैं तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार पता नहीं अगला रिस्पेक्ट देगा नहीं देगा, तो हम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं जो अब आजकल लैग कर रही हैं, और क्योंकि सीनियर कुछ भी नहीं मांगता सिवाय आपको रिस्पेक्ट के। हाँ, अच्छा, साथ में वोट्स पड़े, मैंने कहा जरा बजाई मेरी टीम के कि हमें भी रिस्पेक्ट दो हमारी गेम्स के। क्या है ये आपने भी देखना, आपने बेसिकली ये जो कलरफुल है ये अपनी तरफ रखना है, और ये जो तस्वीर है ये देखेंगी साइमा, साइमा फिर आपको 3 हिंट देंगे और फिर आपने गेस करना है कि कौन है, वो जो इजी गेम हम। ओके, हाँ ठीक है, उठाइए जी, बोर्ड उठाइए और आपको उठाए रखना है। हाँ जी, खुद नहीं आपने देखना। यस, ओह 3 हिंट्स हैं। अब ये इस्लामाबाद में बोल सकती हूँ होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इस्लामाबाद में होते हैं, मेल है इस्लामाबाद में होते हैं, और अब काम इन्होंने कम कर दिया है और अपना रेस्टोरेंट का काम है। नुमान मसूद। यस, नोमी भाई जी, अब आपकी बात है। तेरे बिन, बड़ा ही सीधा ही मैंने दे दिया है। मेल फीमेल, मेल। वजाहत, वहाज। वहाज। सॉरी, मैं आर्टिस्टों को आजकल जानती नहीं हूँ, लेकिन वहाज। चले नाम नहीं ले, ड्रामे के नाम नहीं लेने, हिंट देने। हाँ बस जी, आजकल बड़ा नाम ड्रामा चल हिट हो गया है इनका। दानिश तैमूर। नहीं, फीमेल है, खातून है। सिमिलैरिटी है अभी जो बात हुई थी। युमना। वाओ, वैसे आपने युमना के साथ काम किया तो आपको कैसा लगा? युमना मेरे बच्चों की तरह है, मैं उसको ना अपनी छोटी बहन बेटी। युमना इज सच अ स्वीट हार्ट, इतनी तमीज़दार लड़की है कि मैं बता नहीं सकती। उसके करियर का पहला प्ले मेरे साथ था, और मैं बहुत सालों से उसको जानता हूँ। बहुत अच्छी फैमिली से है, बहुत ही। अभी जब हम ये प्ले भी कर रहे थे तेरे बिन, तो मुझे स्पेशली युमना की अम्मी ने मुझे फ़ोन भी किया। मैंने ये बात पहले भी शेयर की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि वो एक लास्ट उन क्लाइमेक्स था, तो बहुत अच्छा। तो बहुत बच्चों की तरह मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो कभी ना बूढ़ा हो, मेल है जिसने ठान लिया है कि वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, और लाहौर से है, और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है। फिल्म इंडस्ट्री था, करियर का स्टार्ट उसने फिल्म इंडस्ट्री से ही किया था। मेरी रिश्तेदारी तो नहीं है उसके साथ? नहीं, रिश्तेदारी नहीं है। अब आपको पहुंच जाना चाहिए, मुझे भी लगा था कंफ्यूज है। अच्छा, मैं होस्टिंग भी करता है, एक्टिंग भी करता है, होस्टिंग भी करता है। He's also here, he's also there. हाँ, उसकी फिल्म आई थी छुपन छुप। इतना मैंने देखी नहीं कोई मूवी, Here and there. नहीं देखी मैंने। अच्छा, दानिश होगा, दानिश हार मानी है? नहीं, एक मिनट, अभी नहीं, एक मिनट, एक और हिंट में देता हूँ कि वेरी गुड लुकिंग, 7, 6, लाहौर से है, 3, फिल्मों में काम किया 2, उसने। 1, एहसन खान। हाँ, मैंने हेयर एंड देयर भी बोला। अब बताएं जी। ओके, अच्छा, आप उठाए रखें बोर्ड ताकि कैमरा जो है। ओके। हाँ, मुश्किल है वैसे, ये मैं कैसे बताऊंगी। हाँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सिंगर। हाँ, प्रोफेशन मेल हैं, और सिंगिंग से स्टार्ट किया था, और अब माशाल्लाह ड्रामे भी कर रहे हैं। फरहान सईद। नो। गौहर। नो। अच्छा। काउंटडाउन स्टार्ट किया जाए।
मैंने कितने सारे हिंट दिए थे यार। तो अब भाई इतने सारे लोग थोड़ी जिन्होंने सिंगिंग से स्टार्ट किया था। हाँ। कुछ लोग हैं ना सिंगिंग से स्टार्ट हम किया टीवी था। के प्लेस भी बहुत नजर अब आते हैं। सिंगिंग कम कर दी है और हम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ही इज मैरिड। जुनैद। ये क्या बात। जबरदस्त, हम टीवी से बड़ा जबरदस्त सीन था जी। मैंने खुदा और मोहब्बत में मेरे साथ। ओ हाँ जी, सच क्यूट फेस। ये मुश्किल है, मुश्किल है कुछ और नहीं, इतना तो आसान है। आप जरा मुझे हेल्प आउट कर दीजिए। इंडस्ट्री की मशहूर ट्विन सिस्टर्स। हाँ, ये सबसे ज्यादा आसान मिनाल है। और वो अपना हाँ। एमन मिनाल। यस, बिल्कुल एमन, Yes. है ना, एक हिंट क्या ये मुनीब की वाइफ है ना? जी बिल्कुल ओके, बिल्कुल। मैं वही वाली। अच्छा, आप भी कंफ्यूज तो नहीं हो हाँ जाते? हाँ हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा दिखाइए। ओ मेरी और आपकी बहुत अच्छी दोस्त। जवेरिया बाशी। What is this? कैसा? ये कैसे हो गया? हाँ जी। अच्छा, सबा पे रहती हैं। ये सबसे आसान है। पहुंचो सारे जवाब। सबा पे रहती हैं। अभी रिसेंटली कोई 1 साल पहले इनकी शादी हुई है। वो भी, इनके हस्बैंड भी एक्टर हैं और वेरी गुड लुकिंग एंड चार्मिंग। बड़ा प्यारा सा जोड़ा भी है, बड़ा बहुत सोशल में, मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेज हैं इनके। आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं माशाल्लाह से। अभी आजकल इनका कोई सीरियल भी बहुत हिट चल रहा है। रिसेंटली शादी हुई है। Yes. एक साल Yes, पहले। एक साल डेढ़ हुआ है, एक साल डेढ़ हुआ है। मुझे लग रहा है मैं नहीं बता पाऊंगी किसकी शादी हुई है। अभी इनका एक सीरियल बहुत हिट चल रहा है दानिश तैमूर के साथ। हाँ, लास्ट मिनट है जी। शुक्र ख़वातीन हज़रात, इनके हस्बैंड जो हैं वो भी एक्टर हैं। 8 फीमेल हैं। हाँ। सदफ तो नहीं है। नहीं, 7 6 3 2 1 हिबा बुखारी। हिबा बुखारी। ओह अच्छा, आई डिडंट नो कि इनकी, अच्छा हिबा बुखारी जी, थैंक यू सो मच। ये जो आपने मुझे सबा एवेन्यू में फंसाया है ना। थैंक यू सो तो वहीं मच। पे तो रहती मुझे क्या टाइम मेरे शो का कब खत्म मुझे पता नहीं चला है? हाँ जी, बिल्कुल शो का टाइम खत्म हो गया। 2 घंटे का शो। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शादी है, आबादी है। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।